नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन बाजार में आज थोड़ा नेगेटिव साइड पर ज्यादा आपको होते हुए दिख रहा है। मिडवीक सेशन है, हमारी शुरुआत तो अच्छी हुई थी, बट उस शुरुआती बढ़त को गवाकर बाजार पहले घंटे में हमने देखा थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में आ गए। उसके बाद से थोड़ा दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई है, एक बहुत ही सीमित दायरे में आपको हल्का सा उतार चढ़ाव वाला कारोबार दिख रहा है। बट हाँ, एसेंशियली करीब 100-125 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिखेगा। बैंक निफ्टी में आपको करीब 300 अंकों की गिरावट है, और वो इस समय जब ग्लोबल मार्केट्स डेज हाई पर हैं। डाउ फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर। हालांकि कितना भरोसा करना चाहिए पता नहीं, क्योंकि कल दोपहर को इस समय इससे भी कई ज्यादा तेजी हो रही थी और एंड में हमने देखा बाजार फिसल कर बंद हुए, अमेरिकी बाजार। और देखते हैं, अमेरिकी फ्यूचर्स, यूरोप के बाजार पॉजिटिव है, हमारे बाजार थोड़ा निचले स्तरों पर है, बट निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी रिकवरी भी अभी आती हुई दिख रही है। तो क्या करना है आने वाले 1.5 घंटे में, कैसी होनी चाहिए आपकी अप्रोच, कहां पर रहेगा एक्शन, आइए जानते हैं। अनिल जी भी हमारे साथ हैं। सर गुड आफ्टरनून। थोड़ा लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं, एक बार तो पहले बड़ी बातें जान लेते हैं और फिर बाजार पर भी। बिल्कुल दीप, उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी के साथ कारोबार 100 पॉइंट 115 पॉइंट नीचे निफ्टी पर है इस वक्त 18,115 के आसपास। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन फिर भी कमजोर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेंसेक्स अब 300 पॉइंट नीचे है, 400 पॉइंट, और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 1.5% नीचे। रियल एस्टेट, मेटल, सरकारी कंपनियां, आईटी, इंफ्रा, ये सब तो कमजोर हैं ही, लेकिन जहां कैप इंडेक्स ये 1 से 2% कमजोर है। इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे सेक्टर कमजोर है। इंडिया विक्स 3% उछलता हुआ, यानी कि थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत। और ये सब कुछ तब है जब दुनिया भर के बाजारों में ज़्यादा समस्या है नहीं, कुछ कमज़ोर तो कुछ मजबूत है। हांगकांग, शंघाई, कोरिया मजबूती के साथ बंद हुए। बाकी बाजारों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे मजबूती बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, सेंचुरी मारते हुए डाउ और नेस्डेक के फ्यूचर। उसके बावजूद हमारे बाजारों का है ये हाल। ये तो भला हो डाउ फ्यूचर्स का जो हम थोड़े रिकवर हो पाए हैं, अदरवाइज तो आज दिन के दौरान हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। दिन के हालात तो खराब थे, थोड़ा बेहतर हम होते हुए दिख रहे हैं, बट सुस्त है बाजार। ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं आ रही अनिल जी आज। मतलब हमने सोचा कि चलिए ग्लोबल मार्केट्स को उनका समय रहने दिए, हम बैकफुट पर रहेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से तो बड़ी गिरावट है। अच्छा, और वो इसलिए दीप कि मुझे ऐसा लगा था कि 43,500 के ऊपर हम एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहे हैं। बैंक निफ्टी पर निकले भी एक बार नहीं, 2-3 बार निकले, और उसके बाद लगा जब 30 के अब ये ब्रेकआउट देकर सस्टेन करेगा और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। लेकिन बात ये नहीं कि हम गिरे हैं, कमज़ोर हुए हैं, नीचे आए हैं, वो तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जिस स्पीड से और बिना वजह के आए वो थोड़ा सा परेशान करने वाला था। कि मतलब एकदम से आप देखिए, शुरुआती 15-20 मिनट, आधा घंटा बाजार हरे निशान में रहे, उसके बाद जो तेज़ बिकवाली हुई, उस बिकवाली के पीछे कोई खास कारण नहीं था। न डाउ फ्यूचर्स आपके ख़राब हुए, न एशियाई बाजार कुछ ख़राब थे, न आपके पास ऐसी कोई खबर। तो प्योर मुनाफा वसूली या बिकवाली का जो प्रेशर था वो कम होता हुआ दिखा, वो आता हुआ दिखा। उसकी वजह से बाजार कमज़ोर हुए। तो जाहिर सी बात है, जो आज हमने कॉल दिया था, दोनों पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से गिरें, गिरने की बात बड़ी नहीं है, कई बार गिरते हैं, बढ़ते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, लेकिन स्पीड जो थी वो थोड़ी परेशान करने वाली थी। अब रहा सवाल अब तक के एक्शन का। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि जो सबसे बड़ी सपोर्ट रेंज जो आज के लिए थी 17,975 से 18,025 के आसपास, एग्जैक्टली वहाँ से घूमे हैं बाजार। 18,037 का लो है, निचले स्तरों से लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी के लिए दी वही है, 42,825, 43,950, एग्जैक्टली 42,900 के लो से बाजार घूमे। अब जो हो गया वो तो हो गया, मजबूत खुल के अनएक्सपेक्टेड गिर गए। परेशानी है, समस्या है, मूड खराब है, वो सब अपनी जगह। अब बचा है 1.5 घंटा। एक ही चीज़ पे फोकस करना है, जिसकी बात हम सुबह 9:15 बजे कर रहे थे कि कहाँ खुलेंगे, फ्लैट खुलेंगे, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं। कौन कह सकता है 2 पॉइंट ऊपर नीचे खुलने के बाद इतनी वॉलेटिलिटी हो सकती है, राइट? ये बाजारों की खूबसूरती और खासियत है। तो हमारे लिए एक ही फॉर्मूला काम करेगा। अब बंद कहाँ होंगे? अगर हम 18,100 को होल्ड करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। रनिंग करेक्शन इस तरह के कभी भी आएंगे जाएंगे। 18,100 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना है, पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी 42,800 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना है। 43,000 हो जाए तो और अच्छा है। 4 दिनों से आप 43,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 42,800 हो जाए वो तो सेफ है ही है। 6 दिन से 42,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सो आई थिंक 2 लेवल पर फोकस करना है। अभी भी एक चीज कहूंगा, अभी भी बैंक निफ्टी ने कोई खास खराबी के संकेत नहीं दिए। नो डाउट निफ्टी थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा खराब हुआ है। सो आई थिंक क्लोजिंग पर फोकस करिए। अगर क्लोजिंग 18,100, 42,800 इसके ऊपर मिलती है, यू आर स्टिल सेफ। रनिंग करेक्शन है,
अगर 18,100 के नीचे आज बंद होते तो आपको BTST के तौर पर अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को थोड़ा कम करना है। अगर आप 42,800 के नीचे बंद होते हैं बैंक निफ्टी पर, तो आपको BTST के तौर पर डेली बेसिस की जो पोजीशन है उनको कम करके जाना है, तेजी की पोजीशन, बस इतना ध्यान रखें। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरे लेवल्स इंपॉर्टेंट, और BTST ट्रेडर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आज क्लोजिंग के बेसिस पर। खबरें भी जान लेते हैं और साथ ही कुछ ट्रिगर्स। कुशल और अरमान है हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से IRB इंफ्रा को फोकस में रखिए। आज यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही ऑटोमोटिव एक्सेल्स, इसके लिए कमेंस का जो ओपन ऑफर है वो बंद होता हुआ दिखेगा। US की जो US फेड की जो मीटिंग हुई थी उससे रिलेटेड जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो आज जारी होते हुए दिखेंगे, तो देखना होगा कि वहाँ से किस तरह के क्यूज हमारे सामने निकल कर आते हैं। कल के दिन में DFM फूड्स को फोकस में रखिए। यहाँ पर इसका जो डीलिस्टिंग के लिए काउंटर ऑफर है वो कल बंद हो जाएगा, और साथ ही US के लिहाज से उनका जो ट्रेड डेटा है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए डेटा पॉइंट। कल इनफैक्ट 6 जनवरी शुक्रवार को RSWM, इस पर फोकस रखना है आपको, क्योंकि राइट्स इश्यू इसका बंद होने वाला है। साथ ही धानुका एग्रीटेक, इसका भी बायबैक 6 तारीख को बंद होता हुआ दिखेगा। जहां तक पायनियर डिस्टिलरीज का सवाल है, ये ट्रेडिंग से सस्पेंड हो जाएगा। और साथ ही सुप्रीम पेट्रोकेम, इसका स्टॉक स्प्लिट होगा, 4 रुपए से अब 2 रुपए रह जाएगा, तो इसकी एक्स डेट स्टॉक स्प्लिट की 6 तारीख को होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US का जॉब्स डेटा दिसंबर महीने का, और साथ ही यूरोप का दिसंबर महीने का ही CPI आंकड़ा आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ढेरों आंकड़े और ट्रिगर्स आपके सामने आने वाले दिनों में दिखेंगे। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी हैं? जी बिल्कुल, जैसे लगातार जो अपडेट्स आते जा रहे हैं बैंक्स के, इसमें HDFC बैंक का भी अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप 31 दिसंबर तक एडवांसेस की बात करेंगे वहाँ पर लगभग 19.5% की बढ़ोतरी है, और वहीं डिपॉजिट्स में भी लगभग 20% की जो है आपको बढ़ोतरी दिखेगी। और बिंदु फार्मा, इनको एक इंजेक्शंस की बिक्री के लिए US FDA से मंजूरी मिलती हुई, अंतिम मंजूरी जो है वो मिलती हुई दिखी है। और इस दवा का अगर आप US में देखेंगे तो लगभग $4.6 करोड़ का जो है सालाना लगभग कारोबार करते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, इसमें कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट करा है, जिसमें एटलास ग्लोबल के साथ उन्होंने शेयर परचेज एग्रीमेंट करा है, और वो जो हिस्सेदारी है वो लगभग आप देखेंगे शेयर परचेज एग्रीमेंट जो 40 करोड़ का जो है उसमें ये अधिग्रहण करने वाले हैं। अंबुजा सीमेंट, जिसमें अंबुजा शिपिंग सर्विसेज के नाम से इन्होंने एक सब्सिडरी का जो है गठन किया है, और ये 3 जनवरी को अगर आप देखेंगे जो कल की बात करेंगे वहाँ पर गठन किया गया है। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पे हैदराबाद स्थित एक इनकी यूनिट को US FDA से क्लीन चिट मिलता हुआ दिखा है, और इसका जो अगर आप देखेंगे 22 से 25 अगस्त के दौरान जो है जो जांच है वो हुई थी। RPP इंफ्रा, जिसमें इनको पश्चिम बंगाल से लगभग 105 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये जो ऑर्डर मिला है वो इनको वाटर सप्लाई के लिए है, वाटर सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें ONGC लगभग 35-37 लाख शेयर्स के आसपास के सौदे किए गए हैं, और ICICI बैंक की अगर आप बात करेंगे तो 10 लाख शेयरों के सौदे किए गए। ओके, तो कुछ बड़े सौदे भी आपकी स्क्रीन पर होते हुए दिखे हैं। कुछ स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर मूवमेंट में भी आ रहे हैं, थोड़ा रिकवर बैंक निफ्टी कर रहे हैं। 18,150 के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं इस समय निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी 250 अंक नीचे है। आइए हमारे सारे एक्सपर्ट्स का करते हैं स्वागत। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, किरण जी, नितिन मुरारका साहब, सचित जी, एंड ऑफ कोर्स आशु सर हैं हमारे साथ तैयार। बाकी तो कभी भी हम जैसे सबका स्वागत करते हैं, तो ऐसा कभी सुमित जी को मैंने मुस्कुराते हुए देखा नहीं है। अपने ऐसा बहुत तनाव में रहते हैं, सोचे कि जबरदस्ती जिसको घर वाले बोले जाओ स्कूल जाओ, घर में मस्ती करोगे, और स्कूल वाले बोले तुम घर पे जाओ, क्लास में मत बैठा करो, यहाँ मस्ती करोगे, उस तरह का जो बच्चा होता है ना, वो है सुमित जी, उस तरह के उनके एक्सप्रेशन होते हैं। आज जो कल से आज से सुबह से भर भर के शॉर्ट कॉल दे रहे हैं सुमित जी, उसके लिए मुस्कुराहट देखिए सुमित जी की। सुमित जी बहुत खुश हैं आप? मुझे लगा अनिल जी आप शॉर्ट कॉल को लेके बोलोगे, लेकिन अनिल जी उसके लिए नहीं है। नहीं, मैंने शॉर्ट कॉल के लिए कुछ नहीं कहा ना, मैंने खाली मुस्कुराहट के लिए कहा। नहीं अनिल जी, स्माइल ऐसा दिया, दीपांशु ने वेलकम किया इसलिए स्माइल दिया। अच्छा ओके, आज के बाद दीपांशु ही वेलकम करेंगे। हाँ भैया, मैं वेलकम करता हूँ तब तो कभी कोई स्माइल ही नहीं, तब तो कोई स्माइल नहीं। हर बार आप देखिए, नोट कीजिएगा, अगली बार नोट कीजिएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप भी यही है, हम भी यही है, नोट किया जाएगा। लेकिन बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी कहना नहीं चाह रहा, शो की शुरुआत में पूछना चाह रहा हूँ। अनिल जी, आशु मदान जी के चाहने वाले जानना चाह रहे हैं कि आशु मदान जी दिल्ली में है कि मुंबई में है। अगर वो दिल्ली में है तो वो आशु मदान जी को पार्टी में इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं तो अनिल जी का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हूँ, आशु मदान जी का नहीं हूँ, तो अनिल जी पूछ के बता दीजिए। ओके, कृपया वो क्या बोलते हैं, DM करें आशु जी को DM करें पता चला कि और कितने लोगों को आशु जी साथ में ले आए पार्टी में। लेकिन आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
क्लोजिंग शो की शुरुआत करते हैं। उतार चढ़ाव के बीच है बाजार। और आशु जी, पहले तो आपका भी नए साल में तो आशु जी से अभी मुलाकात हो रही है सर? नहीं हुई ना? नहीं नए साल नहीं सर, परसों मंडे को हुई थी। हाँ, परसों हुई थी। हाँ, मैं वही सोचा मुलाकात तो हुई थी। बताइए सर इस, हाँ राइट, मुझे याद आ गया, आपने स्प्रेड भी दिए थे। और हाँ, मैं कल आपको बहुत याद कर रहा था। कल आपने एक वो रिसर्च देखी होगी आशीष की, जिसमें उसने कहा कि भाई 2017 से लेकर अब तक करीबन 20-21 गुना ऑप्शंस के वॉल्यूम बढ़ गए। बिल्कुल सुना होगा ना आपने, देखे थे आशीष सर? तो बिल्कुल देखी थी अनिल जी, बिल्कुल। तो मैं अनिल जी, मतलब जैसे होता है ना, वो कोई स्टैंड विंडिकेट होता है। जी जी, जो स्टैंड विंडिकेट होता है वही है अनिल जी। वो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि कवि कहना क्या चाहता है। हाँ, मतलब कवि कहना क्या चाहता है। तो अनिल जी, वो मेरी कविता तो पहले ही मैं बोल चुका हूं अनिल जी। ये लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज होगी। लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट जिस तरह बिल्कुल चेंज होगा, वो वैसा नहीं रहेगा। अनिल जी, आप पिछले महीनों का ही उठा के देखिए कि स्टॉक कहां गए हैं। वो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में अनिल जी कुछ आनी जानी नहीं है। द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टॉक्स इज वेरी मच विजिबल। और ये सब मार्केट के डायनेमिक्स हैं, चेंज हो रहे हैं। और जो कल आपने शायद हिमांग सर से या किसी से पूछा था, वो बिल्कुल सही बात है अनिल जी। आज भी अपने क्लाइंट्स के लिए हम वीकली ऑप्शन में, मंथली ऑप्शन में, स्ट्रैटेजीज में कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करते हैं और पैसे बनाते हैं। और अनिल जी, टू प्रूव दिस फैक्ट, आई डोंट नो कि आपको ट्रेडिंग अलाउ है कि नहीं है, लेकिन अगर आपका कंप्लायंस अलाउ करता है तो अनिल जी प्लीज आप मुझे अपना अकाउंट मेरे पास खोल दीजिए और मार्जिन दे दीजिए। मैं ऑप्शन से आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता हूं, और वीकली और मंथली भी, मतलब म्यूचुअल फंड से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अनिल जी, ये कोई मैं कोई सॉलिसिट नहीं कर रहा हूं, और ना ही मतलब कोई गारंटी है, ना ही कोई श्योरिटी है। कहीं लोग मुझे पकड़ लें कि मैं कुछ कह रहा हूं। बट अनिल जी, मैं थीम और स्पिरिट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ऑप्शंस के ट्रेड हैं, इसको अगर एक रिटर्न जनरेटेड प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाए, ना कि बड़ा प्रॉफिट और बड़े जो वेल्थ क्रिएशन होती है। तो अनिल जी, ये जो चल रहा है ना, मतलब आज की डेट में अनिल जी, मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है ना, मतलब पहला ट्रेड जो पहले यूथ था वो ट्रेडिंग करता था। जैसे कहते थे ना कि वो जब हाउसवाइफ किट्टी मनी मार्केट में आ जाए तो सिग्नल होता है। लेकिन अनिल जी, अब वो डिफरेंट सिग्नल है कि जो भी कॉलेज के स्टूडेंट है। और अनिल जी, मैं आपको रिसेंटली बताता हूं, मैं बॉम्बे में बार्बर शॉप पे गया, एक नए बार्बर शॉप पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें भी कॉल पुट करनी है। अनिल जी, जो मेरा हेयर कट कर रहा था, उसने मुझसे पूछा कि मुझे कॉल पुट करनी है। तो अनिल जी, इस तरह की रैम्पेंट पॉपुलैरिटी हो गई है, और इसमें सक्सेस स्टोरीज भी बहुत सारी हैं, 100% हैं। तो अनिल जी, ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। और मेरा तो दूसरा जो विकल्प था कि लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ऑप्शन मार्केट, वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन हैज चेंज द डायनामिक्स ऑफ दिस मार्केट। भगवान का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जिस बार्बर के पास आप गए वो कॉल पुट बेचने वाला था, मंदी वाला था, तेजी वाला नहीं था। नहीं तो बाल के अलावा वो क्या क्या काट के बेचता ना कान आंखें पता नहीं भगवान जाने। तो आप अच्छा हुआ कि आप सही जगह गए, ऐसी तेजी वाले के यहाँ नहीं पहुंच गए, नहीं तो लफड़ा हो जाता। अच्छा, बाय द वे, जब ये आशीष रिसर्च दे रहे तो एक चीज आशीष की बड़ी मिसिंग थी। क्या? जो उन्होंने बोला 20-21 टाइम वॉल्यूम बढ़ गए, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो आशु जी का ही है। आशु जी का बिल्कुल है। एक खरीदेंगे, 3 बिकवाएंगे, 2 बिकवाएंगे, तो दोनों तरफ का मिला के 5-6 गुना वॉल्यूम तो आशु जी नहीं कर दिया। बाकी 10-15 गुना जो हुआ है, बढ़ के आया है, वो मार्केट के बाकी सारे पार्टिसिपेंट से आया है। बाकी 3-4 गुना, 5 गुना तो आशु जी ने अकेले नहीं किया है। लेकिन ये बात सही है ऑन ए सीरियस नोट कि जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको सिर्फ कॉल पुट में ट्रेड करना है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये इस पर फोकस करना भी चाहिए। अगर आप एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, एक स्किल के तौर पर, एक टूल के तौर पर, तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक है, जिसमें आप 20%, 25%, 18%, कोई भी एक टारगेटेड रिटर्न रखें इस रेंज का, वहाँ तक ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि ऑप्शन में ट्रेड करके मैं अरबपति, करोड़पति बन जाऊँगा, वेल्दी बन जाऊँगा, तो वो शायद एक मिसकॉन्सेप्ट है जो आजकल के यंगस्टर्स में है, जिसको आशु जी ने बखूबी रखा है। तो चलिए इस पर रखिएगा ध्यान और आगे करते हैं इसी पर फोकस। आइए बंसल जी, अच्छा बंसल जी ने हाथ खड़ा किया, बीच में कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आशु मदान जी को तो पार्टी देनी चाहिए कि उनका अनिल जी बार बार कॉल पुट कर रहा है। अगर वो डॉक्टर या सर्जन अनिल जी उनका कॉल पुट कर रहा होता
तो अनिल जी खतरे में हो जाते हैं हमारे आशु मदान जी। वो बच गए आशु मदान जी, सिर्फ बार बार ही कॉल पुट कर रहा है अनिल जी काम के बीच में। अनिल जी नहीं भाई साहब, वो तो खतरा तो सब जगह बराबर है। नुकसान कहाँ हो सकता है। मैं कभी कभार पान खाता हूँ तो मेरा पान वाला जो है ना, वो भी मुझे बोलता है कई बार कि सर कोई अच्छा शेयर बताइए। तो मैं उसको एक ही बोलता हूँ, भाई देख, जिसके हाथ से मैं कुछ खाता हूँ ना उसको कभी टिप नहीं देता, न मेरे घर पे न बाहर। पता नहीं तू पान में क्या डाल के खिलाएगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ रिस्क हो ना वहाँ पे टिप मत दीजिए। ये जी आशु जी। अनिल जी, सारे जो मैंने चीज बोली इसमें एक कैविएट जरूर है जी कि ऑप्शन के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए, मार्जिन। तो अनिल जी, जो छोटा रिटेलर है, जो जिसके पास पैसे बहुत कम है, जो 50,000 लाख रुपए से एंट्री करता है मार्केट के अंदर, अनिल जी वो कैरिड अवे हो जाता है, वो ऑप्शंस लेता है, इसलिए उसके ऑप्शंस पैसे खराब होते हैं। तो ये प्रोडक्ट अनिल जी, मतलब जिसके पास पैसे हैं उसी को और पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब ये एक सैड स्टोरी है कि ये रिटेल जो छोटा निवेशक है अनिल जी, वो ऑप्शन प्रोडक्ट उसके लिए नहीं है, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये कहना जितना मतलब मैं कह रहा हूं, तो ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अनिल जी हम अच्छे HNIs वगैरह सबसे डील करते हैं तो मार्जिन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर छोटा रिटेल निवेशक है अनिल जी, तो फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मार्जिन में ऑप्शन में ढंग से पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये भी एक अनिल जी फैक्ट है। ठीक बात है। चलिए बढ़ते आगे और करते हैं शुरुआत कार्यक्रम की फुल फ्लेज की। कॉल्स तैयार है आपके लिए। पहला बिगुल BTSTT का सचिन जी के लिए। सचिन जी स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट ने एक बॉटम बनाया है फिलहाल 18,040 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली इसके नीचे तो स्लिपेजेस नहीं होने चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, IT का जो पार्टिसिपेशन कल का था, मुझे लग रहा है उसी पे एक फॉलो थ्रू एक्शन आ सकती है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है एम्फोसिस के फ्यूचर्स में, जो लगभग 2010 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में ऑलरेडी इसने एस्टैब्लिश किया था, जो एक बुलिश मोमेंटम के संकेत है। एंड जिस तरीके से इसके RSI ने 50 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे के एक ट्रेंड एस्टैब्लिश की है, तो मुझे लग रहा है ये ट्रेंड और भी एक्सटेंड होनी चाहिए। सो 2080 से लेके 2130, ये दो टारगेट्स के लिए आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। एम्फेसिस में स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 1980 पर, एंड खरीदारी करनी है एम्फेसिस के फ्यूचर्स को 2080 और 2130 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो एम्फेसिस यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी की राय आ रही है सचिन जी की तरफ से। देखते हैं होल्ड करता है कि नहीं। IT अगर रोटेशन में लीडरशिप दिखाएगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस समय बाजार के लिए। वैसे एक्शन कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर बन नहीं रहा है, बट एम्फेसिस मूव दिखा रहा है। बट आज ब्रेकडाउन आए हैं कुछ स्टॉक्स में। एक दो काउंटर्स हैं जहाँ की वीकनेस एक बार डिस्कस करनी है। एक तो ये जो बलरामपुर चीनी में गिरावट आ रही है, ये कितनी ज़्यादा हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। किरण जी भी हमारे साथ तैयार। किरण जी गुड आफ्टरनून सर। जरा देखें सर एक बार बलरामपुर का चार्ट, 390 का लेवल। दीप वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। बलरामपुर चीनी का चार्ट आज एक अच्छा सेल ऑफ आ गया है, जिसमें लगभग 8 ट्रेडिंग सेशंस का पूरा जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था। पर एग्जैक्टली 380 का जो सपोर्ट है वहीं से हमने बाउंस बैक देखने को मिला है। तो 380 एक क्रूशल लेवल रहेगा। पिछला स्विंग बॉटम भी 380 के आसपास ही था, तो 380 के नीचे ही हमें शॉर्ट पोजिशंस लेनी है। करंट लेवल्स पे कोई तेजी या मंदी कोई भी करने की सलाह नहीं होगी। और जो ब्रेकआउट है वो लगभग 410 के ऊपर है। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल से 410 और 380 ये एक ट्रेडिंग रेंज है, उसके ऊपर या नीचे ही एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए इस समय राय। देखते हैं बलरामपुर चीनी थोड़ा कमजोर आपको ज्यादा होते हुए ये काउंटर दिख रहा है। वेदांता, इसके अपडेट्स भी आए थे और अपडेट्स के बाद यहाँ पर भी थोड़ी सुस्ती छाई हुई है। कुणाल जी, वेदांता के चार्ट में क्या करना है सर? 310 के नीचे अभी देखिए दीपांशु, चार्ट ठीक ठाक है। स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है जो कि 325 के आसपास है। 19 तरह से हमने इसमें कुछ एक बिकवाली आते हुए देखी। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 325 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी के बारे में सोचेंगे। डाउन साइड भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगती, तो मुझे नहीं लगता 300 के नीचे जाएगा। 300 से 325 के बैंड में ही मुझे लगता है कुछ दिन बिता सकता है। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करने की राय है।
वेदांता थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलिए, फिलहाल कुछ ज़्यादा खास एक्शन इस काउंटर पर आपको आते हुए नहीं दिखेगा, बट खास एक्शन आ रहा है श्री सीमेंट पर। हमने देखा था जब हम ओपनिंग शो भी कर रहे थे तो रोटेशन आया था सीमेंट काउंटर्स में। श्री सीमेंट ने होल्ड आउट करा, इंडिया सीमेंट जो उस समय रोटेशन दिखा रहा था इसने होल्ड आउट नहीं करा। इनफैक्ट ये काउंटर आपको फिसलते हुए ही दिखा है। बट श्री सीमेंट, सचिन जी एक बार इसका चार्ट देखिए, यूजुअली उतना डिस्कस नहीं होता है। कोई राय इस पर, अगले लेवल्स क्या रहेंगे? पर एक बेस इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है 23,000 के आसपास, एंड ऑन द हायर साइड लगातार इसने एक कोशिश की है 24,500 का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इमीडिएट बेसिस में तो ये इसी पर्टिकुलर रेंज में लॉक्ड इन रह सकता है, बट नेगेटिव मुझे लग रहा है तभी होगा जब ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप होगा, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 23,000 के आसपास। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो एक साइडवेज एक्शन ही है, एंड ये साइडवेज एक्शन शायद और कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूड रह सकती है। बट प्रिज्म जॉनसन, इस पर रखिएगा नजर, इस पर एक बड़ा स्पाइक आपको आते दिखा है। 8% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ मिनटों में भी कुछ फ्रेश खरीदारी के संकेत इस पर आते हुए दिखे हैं। तो एक दो काउंटर्स हैं जो आपको कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव दिखा रहे हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स पर आपको मूव ये दिखेगी। बंसल जी, प्रिज्म जॉनसन देखें सर, 110 का लेवल इस समय 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिवांशु, प्रिज्म जॉनसन का देखें तो एक टेक्निकली एक शॉर्ट टर्म चार्ट पर 108 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जिनके पास है दिवांशु बने रहने की राय है, मुझे लगता है यहाँ पर 114, 115 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी एक अपमूव ब्रेकआउट के बाद 3 रुपए का आ चुका है। तो जिनके पास है होल्ड करें, गिरावट में नई खरीदारी के बारे में सोचें। यह है आपके लिए प्रिज्म जॉनसन पर आए। एक बार जरा आशु जी से भी राय ली जाए मार्केट पर भी, और साथ ही अगर कोई स्प्रेड है आशु जी तो बताएं सर। अनिल जी देखिए, मार्केट का जो व्यू था वो एक रेंज बाउंड था विद ए नेगेटिव बायस, और मंडे को अनिल जी जो दोनों स्प्रेड दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो बियर स्प्रेड थे 18,200, 18,000। अनिल जी वो मार्केट में क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा दिया हुआ था, तो मैंने सुबह ये भी मैसेज किया था कि थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, जिसको बुक करना है बुक्स कर सकते हैं। लेकिन 2 घंटे बाद आज ड्यूरिंग द डे तो उसमें अनिल जी अभी भी जैकपॉट लग रहा है, सब पैसे डबल हो गए। तो अनिल जी व्यू वही है कि 18,300 के ऊपर मुझे निफ्टी नहीं लगता, और 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में भी अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है। तो ये था कि बीच बीच में झटके आएंगे, उन झटकों को नीचे वालों को एनकैश कैसे करना है, उसी के लिए अनिल जी दोनों बियर स्प्रेड थे, और एक HDFC का बुल स्प्रेड था जिसको कंटिन्यू रखना है। अनिल जी अभी भी ना स्टॉक्स में कोई मज़ा नहीं है। अगर आप 2-4 दिन में देखिए, जैसे सुमित ने भी सेल कॉल्स दी हैं या बाकी भी, अनिल जी वो छोटे दायरे में स्टॉक्स घूम रहे हैं। जिस दिन 200 पॉइंट ऊपर दिखता है लगता है बढ़ जाएंगे, 200 पॉइंट नीचे दिखता है तो घट जाएंगे, नैरो दायरे में है। अभी भी अनिल जी जनवरी सीरीज में कोई भी मुझे ना स्टॉक्स में ढंग से कन्विक्शन नहीं आ रही है, चाहे आप वो फर्टिलाइजर बोलें या बाकी भी जो बजट, कोई ऐसी कन्विक्शन नहीं आ रही में कुछ बहुत बड़ा दम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनिल जी नीचे की भी लग रही है, तो मुझे लगता है कि नैरो दायरे में ये मार्केट रहेगा। बट स्टॉक्स में अनिल जी, और अनिल जी ये कन्विक्शन कब, जब सारे स्टॉक्स करेक्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अनिल जी 400 के करीब टाटा मोटर फिर आया, आज देखिए फिर नीचे, ये सब नीचे के लेवल पे हैं। यहां से जरा सा चलेंगे, टाटा पावर, टाटा मोटर, IRCTC, मतलब बहुत सारे स्टॉक की मैं जनरली किसी की भी, UPL जो हमने पिछले महीने में कहा था, तो ऐसे लगेगा कि चल रहे हैं। पर अनिल जी मुझे अभी भी कोई बड़ा थीम ऊपर में नहीं दिख रहा कि हाँ कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी। तो अनिल जी अभी भी इंटरेस्ट बना नहीं है। मतलब वैसे तो हर ऑल्टरनेट डे पे मैं आपके साथ ही होता हूँ, बट अभी भी जो जनवरी का इंटरेस्ट बनना चाहिए था अनिल जी मेरे हिसाब से नहीं बना है, जस्ट बिकॉज के भाव दिसंबर से नीचे मिल रहे हैं और बजट खड़ा हुआ है और मैं स्टॉक्स ले लूं, मुझे अभी भी कन्विक्शन नहीं है। तो मैं अभी भी अनिल जी इंडेक्स के साथ रहूंगा। इंडेक्स में स्प्रेड या स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो हम शेयर करते हैं, चाहे वो थीटा स्कैल्पिंग हो जो हम टाइम टू टाइम आपके साथ भी शेयर करते हैं, अदर देन HDFC ट्विंस अनिल जी अभी किसी में कन्विक्शन नहीं है, और वो भी प्योरली जो मैंने रेशियो स्प्रेड दिया है उससे। आप अनिल जी IT भी देखिए, इन स्पाइट ऑफ नीचे के लेवल लगता है कि थोड़ा सा बढ़ने पे, वो क्या होता है अनिल जी, जब भाव से ऊपर नीचे इतना नीचे आके कोई स्टॉक रुक जाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर चलने लगता है, तो हम पहला मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं कि शायद वो, मुझे IT में भी वो नहीं दिख रहा। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अनिल जी अगर IT के ये क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे ना आए और सपोर्ट ना करे। तो मुझे अनिल जी कोई भी थीम, फार्मा जो कोविड की वजह से जरा सा स्पाइक आया था उसमें भी कुछ नहीं है, बैंकिंग ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। तो अनिल जी क्या चीज जनवरी में अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी,
कन्विक्शन नहीं है। और अनिल जी जरूर होगी तो मैं आपसे मतलब शेयर करूंगा, हम अपने क्लाइंट से भी शेयर करते ही हैं, बट अभी कोई ऐसा अनिल जी थीम नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है कि स्टेटस को रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बजट की एक्साइटमेंट नहीं रखनी चाहिए अभी। चलिए, तो फिलहाल शांत रहे, कहीं किसी तरफ का दोनों तरफ का आपके लिए कोई खास एक्शन है नहीं, लेकिन एक्शन के लिए तैयार हैं। सुमित जी देंगे आपको एक्सपायरी का ऑप्शन। उससे पहले नितिन जी के लिए एक बिगुल है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन बरार का। बताएं नितिन जी। जी अनिल जी, यहाँ पे 18,100 की पुट ऑप्शन लेंगे, 66 में मिल रही है। 18,100 की पुट ऑप्शन 66 रुपए में मिल रही है, जिसका आज का लो, अभी रिसेंट लो लगा है करीब करीब 43 का। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 40 रुपए का, यानी आप 66 में ले रहे हैं, 40 का स्टॉप लॉस हो गया। और इसके टारगेट होंगे 90 से लेके 100 रुपए तक। ये इसलिए मैं अभी दे रहा हूँ कि अभी लास्ट 15 मिनट में काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस के बाद एक सेलिंग रिजेक्शन आया है, और ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग में फिर से हम गिरावट जो लो है उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये जो पुट ऑप्शन है जो आप 66-67 में लेंगे, 90 से 100 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 40 के होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आप नितिन जी की तरफ से 18,100 का पुट ऑप्शन खरीदने की। आइए बिगुल सुमित जी के लिए कैश का ऑप्शन। माफ कीजिएगा, एक्सपायरी का ऑप्शन लेकर तैयार है सुमित जी। सुमित जी बताएं सर। जी अनिल जी, एक्सपायरी का ऑप्शन है ये, और निफ्टी के ऊपर ही है। जैसे नितिन जी ने 18,100 का पुट सिलेक्ट किया है, मैंने 18,050 का पुट सिलेक्ट किया है, जो कि अभी 35 रुपए 40 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का 18,050 वाला पुट, कल की एक्सपायरी वाला, अभी 35 से 40 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। निफ्टी के अंदर जो आज का लो लगा है वो ब्रेक होने के चांसेस है, और 18,000 के लेवल एक बार ब्रेक हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने निफ्टी का 18,050 का पुट यहाँ पे लेने का सलाह दे रहा हूं, जिसके अंदर नीचे में 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ऊपर में 75 रुपए से लेके 100 रुपए तक के टारगेट 18,050 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज भी सेकंड हाफ के अंदर सेलिंग साइड का मूव ही देखने को मिलना चाहिए, और कल भी शायद सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा। इसके लिए पुट लेने का सलाह है। 18,050 वाला पुट खरीदिए आप 35 से 40 रुपए की रेंज में। ये नितिन माफ कीजिएगा सुमित जी की राय है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 75 से 100 रुपए के टारगेट के लिए आपको करनी खरीदारी। तो दोनों ही नितिन जी की भी और साथ ही सुमित जी की भी राय पुट ऑप्शन खरीदने की आती दिख रही है कल की एक्सपायरी के लिहाज से। तो थोड़ा दबाव अभी भी रह सकता है, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे लेंगे उनकी बैटिंग पिक्स, और 2:30 बजे की मेरी स्ट्रेटेजी भी तैयार है। उससे पहले सचिन जी के लिए एक बार फिर से बिगुल। सचिन जी बताएं सर। ऑन द शॉर्ट साइड यहाँ पर टीवीएस मोटर्स में मुझे लग रहा है थोड़ी सी और बिकवाली हो सकती है, एंड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी दी है। तो यहाँ पर जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जैसे ही 1000 का लेवल टूट जाएगा, मुझे लग रहा है 930 के आसपास की ट्रेजेक्ट्री ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1038 पे, एंड पहला टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 985 के आसपास का होगा। बट पोजीशनिंग 930 के लक्ष्य के लिए भी ये पर्टिकुलर पोजीशन रोल आउट की जानी चाहिए। टीवीएस मोटर्स आज इसने अपना पूरा का पूरा मोमेंटम गिव अप कर दिया है। वैसे एक्शन में था ये काउंटर, बट टीवीएस ग्रुप के एक दो और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। टीवीएस मोटर्स तो नीचे है, बट टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको जरा देखिए, 16%, 17% की तेजी इस पर आ रही है। ये यूजुअली इतना डिस्कशन होता नहीं है इस काउंटर में, रेडार पर भी बहुत कम आता है, बट जबरदस्त उछाल आ रहा है। 16.5% की मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिखी है। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते का एक्शन देखें तो 35% की तेजी ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो कम तेजी नहीं है, 35% की तेजी इस काउंटर में आपको आती हुई दिख रही है। पिछले साल करीब 80% भागा था, बट एसेंशियली पिछले 2 हफ्तों में 35% ये स्टॉक दौड़ चुका है। आज ही 16% की मूव आपको दिख रही है। तो एक चार्ट्स पर राय तो बनती ही है। कुणाल जी, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जरा देखिए, 350 के लेवल के आसपास 16% ऊपर आज। देखिए एक बहुत बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और एक मेजर ब्रेकआउट इस चार्ट पर है। हालांकि देखिए स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता रहा है, और अब इसमें जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है 315 के ऊपर, मुझे लगता है स्टॉक को काफी ऊपर ले जाएगा। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और गिरावट में इसको बाय करें। तो मुझे लगता है स्टॉक 400 के लेवल्स भी दिखाने की ताकत रखता है, तो गिरावट में मेरी खरीदारी कराए।
तो ये है आपके लिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 17% की शानदार मजबूती के साथ स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ आपके सामने। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर आज क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। अनिल जी एक अपडेट है, अभी जिस स्टॉक की आपने चर्चा हो रही थी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज 17% ऊपर है, ये आमतौर पे रडार पे नहीं आता, बट पिछले वीक बुधवार को यानी 28 दिसंबर को मैंने इसको एज ए शॉर्ट टर्म पिक रिकमेंड किया था 277 के लेवल पे, और आज अब 345 के लेवल पे आज 17% की तेजी है इस स्टॉक में। तो एक बहुत ही जबरदस्त तेजी हुई है पिछले एक वीक के अंदर। बहुत बढ़िया, शानदार बढ़िया एक्शन आया और आज ही एकदम स्टॉक बड़ी जबरदस्त। सुबह आज तो 290 से नीचे 290 के आसपास तो आज सुबह था, आज ही बड़ा एक्शन आया। तो बधाई सेठी साहब, बताएं सर आज का पहला स्टॉक। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। मुझे लगता है इस तरह के बाजार में जब आज बाजार पिटे हुए हैं ये एक सेफ सेक्टर है और यहाँ से अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जेन टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करने की सलाह, जो अभी 189 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग ड्रोन बनाने वाली कंपनी है और जिस तरह से हमने देखा सरकार का फोकस है डिफेंस के ऊपर, खास करके ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट के ऊपर, और वो भी मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारतीय कंपनियों से खरीदेंगे, तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होना चाहिए। बाकी एक छोटी साइज की कंपनी है, मैं इसके हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहा था, 14 करोड़ का पूरे ये आधे हाफ ईयरली मतलब 2 क्वार्टर में 14 करोड़ का पैट अर्न किया, जो पिछले पूरे साल में सिर्फ 2 करोड़ का पैट था इस कंपनी का, और पिछले पूरे साल में 70 करोड़ का सिर्फ रेवेन्यू था, और इस कंपनी के पास आज 500 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर है। तो ऑर्डर बुक भी जबरदस्त है और अच्छा एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है पिछले 2 क्वार्टर से। मुझे लगता है जिस तरह का एक सरकार का भी फोकस है डिफेंस के ऊपर, और इस तरह की ये जो कंपनी जिस सेगमेंट में है ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है आने वाले ईयर्स में, तो इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 205 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 180 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके 180 का स्टॉप लॉस, 205 के टारगेट आपके लिए। जेन टेक्नोलॉजी वो स्टॉक है यहाँ पर खरीदारी करने की राय। बताएं सेठी साहब दूसरा स्टॉक आज के लिए। अनिल जी आज का दूसरा स्टॉक है एक स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है एमी ऑर्गेनिक्स। पहले भी मैंने इसको स्टॉक को कुछ दिन पहले नीचे लेवल्स पर रिकमेंड किया हुआ है, अभी 958 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स, इसके अलावा एपीआईज बनाती है न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए, फिर एग्रोकेमिकल्स और फाइन केमिकल्स, ये सब सेगमेंट में काम करती है। और एक ये कंपनी पे एक और बड़ा ट्रिगर है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में यूज होता है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करने जा रही है, मतलब उसका एक प्लांट सेटअप कर रही है, और ये जो प्रोडक्ट है ये आज चाइना से फीड होता है दुनिया को। तो वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो इस सेगमेंट में उतर रही है, और जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं मुझे लगता है ये कंपनी भी एक बड़ी कंपनी बनने जा रही है। फिर इनका हाल ही में अंकलेश्वर में एक नया फार्मा एपीआई का भी प्लांट चालू हुआ है, तो उसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, सितंबर तिमाही भी अच्छी थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 18-19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19%, एक जीरो डेट कंपनी। FY21 में जहां 135 करोड़ का डेट था वो कंपनी ने पूरा चुका दिया और अभी जीरो डेट कंपनी हो गई है। FISDS भी भरोसा रखते हैं, अराउंड 7.85% स्टेक है, जिसमें बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी भी अराउंड 2.13% स्टेक ऑन करते हैं। इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 1000 रुपए के टारगेट है शॉर्ट टर्म टारगेट, और 945 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके तो ये है आपके लिए एमी ऑर्गेनिक्स, एक और स्टॉक है जहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब दोनों पिक्स देने के लिए। ओके तो ये है आपके लिए 2 बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से। आइए फिर वक्त है अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी लेने का। 75 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं सर, करीब आधा % ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, हल्का सा ऊपर से नीचे आए हैं अमेरिकी फ्यूचर्स, बट अदरवाइज कोई खराब एक्शन नहीं है। 1 से 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार दिख रहे हैं, तो वहां पर भी पॉजिटिविटी है। एशिया के बाजारों में हमने देखा 3.25% ऊपर हांगकांग था, जो चाइना हांगकांग के ट्रैवल के बीच में रिस्ट्रिक्शंस हटाई जा रही हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप देख रहे हैं, बट उसके सामने 1.5% नीचे जापान के बाजार थे क्योंकि कल वो छुट्टी पर थे। बट नंदलेस थोड़े मिले जुले ग्लोबल क्यूज है। अमेरिकी फ्यूचर्स और यूरोप काफी मजबूत दिख रहे हैं इस समय, रुपया भी स्टेबल है। क्या राय है सर?
क्या राय है? कल तो धोखा दे दिया था अमेरिकी फ्यूचर्स। राय लोगे पक्का? अच्छा। राय तो ले लेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिन ठीक नहीं है, सुबह सुबह गलत एक ब्रेकआउट पढ़ लिया बैंक निफ्टी का। तो हाँ, हालांकि मेरा बड़ा मन था नीचे की तरफ की, जब 42,825 42,950 की रेंज में आया बैंक निफ्टी, तो मैंने कहा ये तो एकदम परफेक्ट रेंज है जहाँ पहुँच रहा है। लेकिन कभी कभी वो ऐसा रहता है दिन खराब हो तो शांति से कौन सा आज आखिरी दिन है बाजार का, कल फिर आएगा तो किसी और वक्त। बट एनीवे, चलिए डेटा की बात हो रही, तो पहली चीज़ तो ये कि दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है दीप। एक तो ये कि 3 बजे तक आप 18,000 के नीचे न जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 18,000 के नीचे जाकर आज 18,000 के नीचे बंद होने की कोशिश करते हैं तो मामला बड़ा गड़बड़ होगा, तब आप 17,800 पर नहीं रुकेंगे, उसके नीचे जाएंगे। पहली चीज़ ये, इसलिए पहली तो ये कि 18,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, जिसकी संभावना वैसे कम दिखती क्योंकि 96 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 18,000 पर है, हाईएस्ट है, रुकना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है 18,100, लगातार 6 दिन से आप इसके ऊपर बंद हो रहे हैं। अगर आज फिर से 18,100 के ऊपर बंद हो जाते तो आप उतने बुरे नहीं हैं। ये दिन के दौरान के करेक्शन है वो चलते रहेंगे, कभी भी ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो आप इसको एक रनिंग करेक्शन मानकर कल के लिए इंतजार करेंगे कि वाकई में अमेरिका आज फेड की मीटिंग के मिनट्स पढ़ने के बाद क्या संकेत देता है। वाकई में डाउ जो 80-100 पॉइंट ऊपर है उतना होता है कि 300-400 ऊपर हो जाता है, 300-400 घट जाता है, किसी को पता नहीं। करेक्ट, 80-100 पॉइंट ऊपर जो है उससे बहुत ज़्यादा कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट लेने की जरूरत नहीं है। डाउ आज क्या होगा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश ना करें। हमारी कोशिश सिंपल यही रहेगी कि हमारी जो पोजीशन है उस पर रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपको ओवरनाइट कितनी रखनी है, किस लेवल पर बंद होने के बाद। इसलिए अभी से ज़्यादा 3:30 बजे 3:20 की स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि जिस लेवल के आसपास हम बंद होने जा रहे हैं उसमें हमें कितनी पोजीशन तेजी या मंदी की अगले दिन के लिए यानी कि कल के लिए कैरी करनी है या नहीं। सो 18,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं, सेफ हैं। 18,000 के नीचे बंद हो रहे हैं तो रिस्क खुल जाती है। इवन 18,100 के नीचे भी खुलती है, 18,000 के नीचे तो बहुत ज़्यादा खुल जाती है। इसलिए पॉइंट नंबर 1, 18,100 के ऊपर बंद हो पाएंगे, मुश्किल है, असंभव नहीं, क्योंकि 18,100 के कॉल पर 1 करोड़ 15 लाख शेयर हैं, पुट पर भी 70 लाख शेयर है, तो उस लेवल के आसपास, इसीलिए वहाँ आते देखिए थोड़ा सा रुके हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो बजाय इसके कि डायरेक्शन लगाने के मैं आपको सिंपल यही चीज़ दे रहा हूँ, 18,100 18,000 ये 2 लेवल पर नजर रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी 43,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट का 52 लाख शेयरों पर आप ऑलरेडी उसके नीचे जाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो 3 बजे तक आपको 43,000 को होल्ड करके रखना है, इसके ऊपर बंद होना है। अगर 43,000 के ऊपर बंद हो रहे तब तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं। 42,800 भी आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लेते तो उतने बुरे नहीं है। 42,800 के नीचे बंद होने पर समस्या ज़्यादा होगी। तब आपको बैंक निफ्टी में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो हल्की करके जाना है, ये चीज़ क्लियर है। ऊपर में अगर घूम फिरकर 42,300 इसके आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। 42,300 के आसपास आने पर आप थोड़े हल्के हो सकते हैं, सिंपल यही फॉर्मूला। तो अभी लेवल्स का इंतजार करें, ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें, फ्रेश पोजीशन ना बनाएं, जो बनी हुई है उसको समेटने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि आज का जो मूव है ऊपर नीचे वाला वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट सुधर गए तो आज हमारे मार्केट बहुत हल्के हो गए, कल जोर से कूद जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ वो भी समझ लीजिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.10 था, 0.63 आ गया। इतना कम? इतना कम, 47 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो आपका कम हो गया। आप सोचो इतनी पोजीशन। निफ्टी का 1.06 से 0.71 यानी कि 25-26 बेसिस पॉइंट ही गए। तो इसलिए आज पोजीशन काफ़ी हल्की हो गई लॉन्ग साइड पे। इसलिए कल जरा भी संकेत अच्छा है तो कूदने में भी टाइम नहीं लगेगा, और ख़राब आए और आज आपकी क्लोजिंग ख़राब हुई तो फिर आपका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ। इसलिए लिमिटेड रखें, ये सोच के पोजीशन रखें कि अगर मेरे रिवर्स गई कल तो मेरी कितनी ताकत है, बस होता है सिंपल। ओके, तो ये है अनिल जी की तरफ से। थोड़ा हल्का रहिए, ध्यान रखिए, बाजार उतार चढ़ाव आपको दे रहा है, मौके भी मिलेंगे, बट अपनी रिस्क के हिसाब से पोजीशन मेंटेन करें। फिलहाल फिर से आपको निफ्टी 18,100 के नीचे आते हुए दिख रहा है। अभी कोशिश कर रहा था होल्ड करने की, होल्ड कर नहीं पाया। आइए कैश का ऑप्शन चल रहे हैं सुमित जी के पास। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन, स्टॉक का अभी चल रहा है भाव 100 रुपया, और ये स्टॉक के अंदर यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर सेलिंग प्रेशर है, पिछले 3 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं, इसके लिए इसके अंदर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 100 के नीचे ये भी आ चुका है। 99 वाला पुट अभी CMP पे खरीदारी करें, ₹2.75 पे ये ट्रेड कर रहा है। BEL के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से 4 से 5 रुपए का फॉल 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके लिए BEL का 99 का पुट यहां पे CMP पे खरीदारी करें,
₹1.75 नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में ₹4 का पहला टारगेट होगा, ₹5 का दूसरा टारगेट होगा। 99 का पुट खरीदारी करना है ₹1.75 के स्टॉप लॉस से 4 से 5 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए BEL पर राय आती सुमित जी की तरफ से। आइए बिल्कुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी, सिमिलर सेक्टर सुमित जी का जो कॉल था, मेरा कॉल है HAL पे। HAL बेचने की सलाह है, पर पुट के जरिए आपको 2500 का एट द मनी पुट ऑप्शन बेचना है और वो अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 78 के आसपास। इधर ही बेचना है, सॉरी लेना है, पुट लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा ₹60, टारगेट रहेगा 97 और 114। 97 आज ही आ जाना चाहिए अनिल जी, मेरा मानना है, और 114 आपको कल देखने को मिल जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि सॉरी, जो पुलबैक आया था मार्केट में, इसने सबसे कम पुलबैक लिया और पिछले 6 दिनों के कंसोलिडेशन से नीचे हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम 2500 का जो ऑप्शन सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया है कैश मार्केट में। तो मेरा मानना है कि ये जो मेरा टारगेट है 97 का, ये आज हासिल होगा, कल तक 114 के लेवल देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए HAL पर बिकवाली की किरण जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे। DMart, ये है वो स्टॉक जहां पर जो क्वार्टरली सेल्स अपडेट आए उसके बाद स्टॉक में भरपूर एक्शन दिखा है। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रोथ धीमी पड़ती हुई दिख रही, तो कुछ लोग अभी भी हमेशा की तरह DMart पर हम बुलिश। स्टॉक है 2.5% नीचे, और ऐसे में ये जानने समझने का वक्त है कि DMart पर व्यू क्या रखा जाए, तेजी का या फिर मंदी का। बुल वर्सेस बेयर, DMart। तैयार है हमारे साथ कुशल, तैयार है हमारे साथ आशीष, दोनों अपने अपने तर्क वितर्कों के साथ। आप तर्क करें, वितर्क करें, उतर्क ना करें ये हमारी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिजनेस चैनल की तरह आपकी बहस होगी, जनरल न्यूज चैनल की तरह ही। उतर्क मतलब इलॉजिकल बात। हाँ, लॉजिक, काउंटर लॉजिक, नो इलॉजिक। हाँ, लेट्स डिस्कस लाइक बिजनेस चैनल्स। शुरुआत कीजिए कुशल। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट तो जो क्वार्टरली अपडेट आता हुआ दिखा है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट 25% की ग्रोथ आपको यहाँ पर आती हुई दिखी है, और जो पॉजिटिव बिजनेस अपडेट है ये मुझे काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ आधार पर आप देखें अगर, तो 6% की यहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इन्होंने तीसरी तिमाही में इन्होंने एक और अपडेट भी दी है कि 4 नए स्टोर्स खोले हैं। तो लगातार कंपनी अपने स्टोर्स खोलते हुए जा रही है, और इससे यही इंडिकेशंस है कि आगे चलकर यहाँ पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर और फर्दर इंप्रूव होती है तो इनकी ओवरऑल मैट्रिक्स में ये काफी अच्छी रिफ्लेक्ट करेगा इनके आगे आने वाली अर्निंग्स में। लेकिन देखिए, जिस कारण से आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है वो क्वार्टरली अपडेट ही है, क्योंकि ग्रोथ अभी तक है लेकिन ग्रोथ है बहुत धीमी। और जिस प्रकार से आप देखें ये प्री कोविड स्तर के हिसाब से देखें या फिर रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें, तो जो ग्रोथ का आंकड़ा है बहुत ही निराशाजनक है। काफी धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो स्टोर एडिशन हो रहा है वो भी काफी स्लोअर साइड पर है। डेफिनेटली आशीष, पर आपको यह भी देखना होगा कि आगे चलकर कंपनी कहां पर फोकस कर रही है, कहां पर पैसे लगा रही है। तो ऑनलाइन स्पेस पर अब कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है, और खासकर डीमार्ट रेडी यहां पर भी अगर आप बात करें तो लगातार कंपनी विस्तार करती हुई जा रही है, और 2025 तक ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहां पर ये एबिटा ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। एंड डेफिनेटली इसके पहले भी हमने देखा था कि आप देखिए ऑलमोस्ट 299 के प्राइस पर यहां पर ये आता हुआ दिखा था इनकी जो इनिशियल IPO थी, और अब देखिए क्या वैल्यू हो गई है। तो डेफिनेटली इन्होंने रिटर्न्स तो शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं, लेकिन अभी भी इनका डीमार्ट रेडी जो है ब्रेक इवन नहीं किया, जैसे कि आप बता रहे थे बिल्कुल कि 2025 के बाद उम्मीद है कि यहाँ पर ब्रेक इवन देखने को मिलेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आप डीमार्ट के स्टोर में क्यों धक्के खाएंगे जब आप 8 मिनट के अंदर आपके घर पे ग्रोसरी मिल रही है, ब्लिंकिट दे रहा है आपको, काफ़ी सारे स्विगी इंस्टामार्ट है, साथ में डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो डीमार्ट अगर आप देखें तो ऑनलाइन प्रेजेंस में अभी काफ़ी पिछड़ा है। चलिए डेफिनेटली देखना होगा कि यहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस डीमार्ट अपनी कितनी बड़ी बना पाता है, बट जिस तरह से उनकी प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कॉम्पिटिटिव है अभी भी। बट डेफिनेटली आप देखिए कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो काफ़ी अच्छी है, कर्ज मुक्त है कंपनी, FIs और DIs की होल्डिंग भी काफ़ी मजबूती के साथ इन्होंने होल्ड किया हुआ है, काफ़ी सारे फंड हाउसेज के यहाँ पर ये लिस्ट में है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भरोसा इंस्टीट्यूशंस का वो इनके प्राइस को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देगा। लेकिन प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा ही महंगे लग रहा है, क्योंकि FY24 एस्टिमेटेड अर्निंग्स के हिसाब से भी देखूँ तो 70 गुना का मल्टीपल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और लगातार मार्जिन्स पर भी हल्का सा प्रेशर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। 70 टाइम ये स्टॉक काफ़ी महंगा है। चलिए, तो ये महंगा है, बट ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले को ये अभी भी महंगा नहीं लगता है, क्योंकि इससे ज़्यादा के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं, और 4,590 रुपए के टारगेट्स मॉर्गन स्टैनले की तरफ से आ रहे हैं, और इन्होंने अभी भी
ओवरहेड की रेटिंग जो है बरकरार रखी है। लेकिन सिटी को पसंद नहीं है स्टॉक, बिकवाली किराए दे रहे 3500 रुपये का लक्ष्य है, और HSBC ने तो इनफैक्ट डाउनग्रेड भी कर दिया। पहले खरीदारी किराए दिया करते थे, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, और लक्ष्य में देखिए कितनी बड़ी कटौती की है, 6000 से घटाकर सीधे 4500। तो सर आपका क्या व्यू है? बीच में एकदम, जो 2 टारगेट्स हैं एकदम बीच में। हाँ, 52 वीक हाई और लो की रेंज मिली है। सो ऐसे में जवाब वेस्टेड पार्टी है, उससे से लिया जाए। तो है हमारे पास है कुणाल जी। कुणाल जी, जरा आप राय दीजिए, डीमार्ट पर बुल रहे या बेयर? जी अनिल जी, देखिए सबसे पहले तो मेरा डिस्क्लेमर है कि मेरा निजी निवेश है, तो मेरी ओपिनियन बायस्ड हो सकती है। लेकिन अनिल जी देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले साल सवा साल से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। ये तो आपको चार्ट पर साफ दिख रहा है कि जहां बाजार में तेजी बनी, स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अनिल जी, इस तरह के जो बड़े शेयर्स होते हैं कुछ समय के लिए सुस्ताते हैं, उनका ये स्वभाव रहता है कि कुछ समय सुस्ताते हैं और उसके बाद मूव देते हैं। तो मेरी राय में अनिल जी अभी भी स्टॉक में बहुत वैल्यू है, और ये स्टॉक समय लेगा, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम इसमें बनेगा तो फिर ये हाथ नहीं आएगा। इसमें चार्ट पर अगर आप देखें तो 4500 के आसपास एक ब्रेकआउट का लेवल है, वो लेवल पार होगा तो स्टॉक इस बार नए हाइज बनाएगा। तो मैं अनिल जी आशावान हूं और बुल केस के साथ पूरी तरह सहमत हूं। अनिल जी, एक फैक्टर जिस पर किसी ने चर्चा नहीं की वो है राधाकिशन दमानी जी। तो अनिल जी, इस स्टॉक को खरीदने की, इसमें निवेशित रहने की जो सबसे मूल वजह है वो इसका बिजनेस नहीं, वो इसके पीछे के प्रमोटर्स हैं। तो अनिल जी, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए इस शेयर के बारे में विचार करते समय। आपने दमानी जी की बात क्यों नहीं की? पॉइंट तो एकदम सही है कुणाल जी का। मतलब लोगों ने तो जब IPO से लेकर अब तक जो भरोसा रखा है वो प्रमोटर पे रखा, मिस कर गए ना। 100% सर मिस कर गया। और कुणाल जी ने नहीं मिस नहीं, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चीजें आप अज्यूम कर लेते हैं, ये तो सबको पता ही है ना, ये तो सबको पता ही है, और शायद डिस्कशन ही इसलिए हो रहा है। लेकिन कुणाल जी का पॉइंट इसलिए ज्यादा वैलिड है, यही फर्क है जो पैसा लगाता है, जो रिसर्च करता है उसमें। तो कुशल ने रिसर्च की, तो ठीक है, दमान जी नहीं भी बताया तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन कुणाल जी ने पैसा दमान जी को देख के लगाया है। ये डिफरेंस है। कुणाल जी सही है? अनिल जी बिल्कुल। और अनिल जी, एक मूल वजह यह भी है कि मेरा निवेश है इसमें अनिल जी, कुछ तो वैल्यू मेरे भी निवेश की होगी अनिल जी। ओह माय गॉड, अनिल जी इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। ये दूसरी गलती कुशल ने जो नहीं बोला कि भाई दो दिग्गजों की निवेश वाली कंपनी है तो फिर उसमें तो बुल होना बनता है। तो ये है आपके लिए बराबरी का मामला, दोनों ही तरफ से आता हुआ, बुल वर्सेस बेयर की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और मुलाकात करते हैं भसीन साहब से। साहब गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा लड़खड़ा रहा है बाजार, उतार चढ़ाव वाला सेशन है, बैंक्स में स्पेशली कमजोरी है। एक तो आप बाजार पर अपना नजरिया बताएं, और अगर अपडेट्स हैं तो वो भी दें सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए, बाजार में बैंक्स हैड बीन वेरी वेरी हेवीली ओवरबॉट। सेकेंडली, PSUs में चाहे वो डिफेंस थे, चाहे वो पावर थे, चाहे वो दे हैड रन अप फार टू मच। आज उनकी करेक्शन की वजह से कोलैटरल सेलिंग आपको दिख रही है, एंड दैट इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। लेकिन कोई दो राय नहीं, दीपांशु, कल से मार्केट वापस चलेगी। आपको बोलिए 18,500 आएगा, एंड ग्लोबल मार्केट विल लीड दिस रैली। सो डोंट गो बाय द वन ऑफ द रूपी हैज वीकन, द डॉलर स्ट्रेंथन अ बिट, ये सब इन द प्राइस है। लुक एट द ग्लोबल एटमॉस्फेयर, लुक एट द बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स, लुक एट सीमेंट प्राइसेस, लुक एट स्टॉक्स वेयर बिजनेस आउटलुक इज वेरी वेरी ब्राइट। तो मेरे को कोई दो राय नहीं। अपडेट दे दूं, कल और आज आपको अल्ट्राटेक दिया था, 7113 बिक गया। आपको GNFC, कोरोमंडल फर्टिलाइजर, पेज इंडस्ट्री, श्री सीमेंट, ये सारे आउट परफॉर्म है। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो सबसे पहले लीजिए मिड कैप IT में कोफोर्ज 3930 से 3935, स्टॉप लॉस ऑफ 3870, 3850, टारगेट ऑफ 4200। कोफोर्ज विल कम विद वेरी गुड नंबर। दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी, एंड proxies also that the weak rupee will add to its benefit. Buy IT and Coforge is an outperformer. Second pick is my favorite, TVS Motor. It has fallen from 1100 like a stone. There is no cause of concern. सबसे ज्यादा सेल्स टू व्हीलर की 1 जनवरी से स्टार्ट होगी because of the new model and so on. In the business of EVs, they are also the number one over there, and they are expanding very well in the scooter and in the EV segment. That is in the motorcycle EV. It's one of the largest players.
तो 1018-20 में लीजिए, 1000 का स्टॉप लॉस, 1075 से 80 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट माय फेवरेट शेयर अडानी पोर्ट। आपको अगर बोलूं तो कोई ऐसा पोर्ट नहीं जिसमें उनकी ओनरशिप नहीं, फ्रॉम मुंद्रा, दहेज टू मारुगांव, Krishnapatnam, and now the Baltic Freight Index itself is telling you that the port owners, the demurrage will be huge. So मेरे को कोई दो राय नहीं, 925 का भाव आपको दिखता है, 880 रुपए का स्टॉप लॉस ऑन अडानी पोर्ट। 780 का स्टॉप लॉस। हाँ, 780। ओके, और 880 का टारगेट, 780 का स्टॉप लॉस। अडानी पोर्ट, टीवीएस मोटर्स, कोफोर्ज, 3 स्टॉक बस हिसाब की पसंद के आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये है। धन्यवाद बसीन साहब, कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात। और कल तो वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, इस साल की पहली वीकली एक्सपायरी भी होगी। आइए जरा एक बार, एक तो नितिन जी की तरफ से अपडेट भी है कि 18,100 का जो पुट उन्होंने खरीदारी करने की राय दी थी 65 रुपये पे, अब 90 रुपये तक वो पुट पहुंच चुका है, डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। आई एम श्योर कुछ और नीचे आया होगा। और जो सुमित जी ने भी अभी निफ्टी का 18,050 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, उसमें भी मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी बिकवाली जो बढ़ती हुई दिख रही है बैंक्स पे भी अब आ रही है। 42,850 825 के फाइनल लास्ट सपोर्ट के नजदीक बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। आशुष जी, आपकी राय? अनिल जी, मेरी राय तो, बल्कि मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाह रहा था। जैसे मैंने आपको ओपनिंग में ही बोला, मुझे बजट के जो एक्सपेक्टेशन है उसमें एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट है और मुझे कोई भी स्टॉक नहीं लेना। एंड मार्केट में अपसाइड कैप्ड है, डाउनसाइड ओपन है। अनिल जी, जिस तरह से दिसंबर में गिरावट आई और उसके बाद वो, आपको ध्यान होगा कि मैंने एक मैसेज भी आपसे शेयर किया था कि बहुत वायरल चल रहा है कि जो दिसंबर में लेता है जनवरी में प्रॉफिट होता है। अनिल जी, इस मार्केट में कोई भी जो कंफर्टेबल ऑब्वियस हिस्ट्री होती है ना, मैंने तो नहीं देखी वो कभी मैच्योर होते हुए, कोई भी ऑब्वियस हिस्ट्री जो बनती है। सो आई थिंक अनिल जी, एक तो दिसंबर में लोगों को लॉसेज हुए, उन्होंने अच्छे कैरी फॉरवर्ड किए कि नहीं यार जनवरी में तो तेजी बनेगी, अब तो मैं और ले लेता हूं, मतलब बिल्कुल अच्छा रहेगा, बजट मेरे सर पे है, खड़ा हुआ है तो अच्छा रहेगा, जनवरी अच्छा होता है दिसंबर से। ये सब चीजें मिला के, और अनिल जी जो बाकी चीजें, अभी जैसे वैल्यूएशन की बात भी हो रही थी, मुझे अनिल जी बजट को लेके, मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं एक मतलब बजट तो जब आएगा उससे पहले एक जनवरी में नेगेटिव सरप्राइज ना हो जाए। सो अनिल जी, मैं आपकी ओपिनियन चाहता था कि ये जो एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफर्ट ना बना हुआ है सबको, और यही जो कंफर्ट है अनिल जी, मतलब कई बार होता है ले डूबता है हमको। तो मैं तो ये जानना चाह रहा था अनिल जी कि आपका व्यू क्या है, क्योंकि हमने लगता है कि नीचे ना मतलब करेक्ट हो गए, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अनिल जी डाउन साइड ओपन है, अपसाइड कैप्ड है। एक और भी चीज अनिल जी मुझे कई बार समझ नहीं आती कि जो इतना प्रिसाइज कई बार ये बातें होती है मार्केट में कि एक्स डे को 18,500 और वाई एक्स। सवाल पूछ के जवाब तो देने दो मेरे को। अनिल जी डायरेक्ट सवाल तो आपने 3-4 बार मुझे जवाब तो नहीं दे रहे हो। टाइम नहीं मिलेगा। जी आशीष जी। अच्छा, क्या सवाल है? अनिल जी 2 क्वेश्चन है, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। जी पूछिए जी। अनिल जी, अब जैसे हमें डायरेक्शन तो समझ आती है, जैसे मंदी लगती है, कुछ नहीं लेना ही है, एक्स डेट पे 18,500, वाई एक्सपायरी 19,000 और अब के बाद 21,000। अनिल जी, डायरेक्शन तो समझ आती है, इतना प्रिसाइज कौन से डेटा कौन सा चार्ट में है तो कुणाल जी ने भी मेरे को कभी नहीं सिखाया, और आई थिंक जो डेटा क्रंचिंग भी होती है उसमें भी नहीं थी। ये कैसे होता है अनिल जी? अच्छा, तो पहली चीज तो क्या पूछा आशु जी ने? अच्छा, पहले ब्रेक। आशु जी एक बार सवाल वापस पूछो, क्या चीज का जवाब देना है मुझे? जी अनिल जी, वो जो जनवरी का जो ऑब्वियस कंफर्ट है, राइट, और दिसंबर के लॉसेस के बाद जो लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, राइट, मुझे उस चीज से एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट है। राइट, ठीक है, तो पहला तो वो ओके, तो पहला तो ये कि वो ये जो फॉर्मूला काम नहीं करते, वो आपका पॉइंट था, बराबर है, बात तो सही है आपकी। वैसे पिछले 2 बार वाले फॉर्मूला काम की, जब हमने नवरात्रि के वक्त कहा था कि नवरात्रि के में अब तक हमेशा ये रहा है, और गणपति के टाइम उस दोनों में तो काम की है। अब रहा सवाल 20 दिसंबर से 20 जनवरी वाला तीसरा फॉर्मूला, तो अभी तक 20 जनवरी आया नहीं है, राइट? 20 जनवरी आ जाएगा तो देखेंगे कि 20 जनवरी को वाकई में हो सकता है 5 साल तक लगातार बढ़ने के बाद 1 आध साल ना भी हो, लेकिन पिछले 5 साल का डेटा तो वो तो चेक करने के बाद देखा है कि वो बराबर है। तो कई बार आप पास्ट के बेसिस पे कोशिश करते हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। जैसे कि आज सपोज सुबह मैंने पास्ट के बेसिस पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश की कि 43,500 के ऊपर 3 बार बैंक निफ्टी निकला, मुझे लगा कि आपकी तीसरी बार निकला, अब तो ब्रेकआउट दिन के लिए हो गया, अब नीचे नहीं आना चाहिए, भागेगा। हो गया, गलत हो गया, कभी कभी हो जाता है, वो ठीक है, हो सकता है 5 बार सही होने के बाद ये गलत हो जाए।
रहा सवाल एक और आपका कि अपसाइड लिमिटेड है, नीचे खुला है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए देख रहे हैं। आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए देख रहे हैं, महीने 2 महीने के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी अपसाइड लिमिटेड है क्या आप 18,800 नहीं देखेंगे या 18,500 नहीं देखेंगे, ऊपर में नीचे में 17,000 हो सकता है या 16,000 व्हाटएवर। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए डाउन साइड 18,000 पॉइंट की है और अपसाइड 80,000 पॉइंट की है। तो आपका नजरिया क्या है, वो वाली चीज़ है। सो ये सब अपने अपने व्यू पे, जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको ट्रेडिंग के हिसाब से करना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए पिछली बार भी जब हम 26 दिसंबर के आसपास जब था 17,800 आया था, तब हमने कहा था कि यहाँ पर लेने का वक्त है, एक 1% आप हर 200 पॉइंट के फॉल पे डालिए। आप 2-3 दिन पैसा लगाइए, 2-3 हफ्ते में आपके पैसे बनेंगे। वहां से कई सारे स्टॉक्स भी, भले ही निफ्टी ने 5% का रिटर्न दिया हो, लेकिन स्टॉक्स कई सारे चले। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजिशनिंग क्या है। तो जो आशु सर कह रहे हैं वो भी सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है, और अगर गलत है तो दोनों का भी गलत है। क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से डिसिप्लिन रखें। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपको नीचे में लेना ही है खराब माहौल में। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अलग तरीके से अपनी पोजीशन मेंटेन करनी। मेरा तो सिंपल सा ये जवाब है सर, अगर आप सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कोशिश भी नहीं कर सकता। जी आशीष जी। नहीं अनिल जी, आपने जो आंसर किया बिल्कुल ठीक है। और मतलब जो आपका लॉजिक है वो, उसमें मैं अनिल जी बिल्कुल वो जो आपने जो टाइम होराइजन्स बोले हैं वो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या है। लेकिन अनिल जी मेरा मानना है, मैंने भी पिछले दिनों में एक मैसेज भी किया था और बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि अनिल जी लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपकी कमर टूट जाए या लॉस हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म का जो लॉस होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लॉस करता है। आपको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। सो मैं ये मानता हूं अनिल जी के टाइमिंग एक बोलेंगे तो अनिल जी ब्लैंकेट बोल दोगे बस तेजी है, कभी ना कभी तो हो जाएगी। टाइमिंग से बड़ा भगवान कोई नहीं है अनिल जी। तो मतलब ये अपनी अपनी सोच है, जैसे आपने कहा कि थॉट प्रोसेस है। अनिल जी अगर मैं अगले 3 महीने टाइम नहीं कर सकता तो अगले 3 साल कैसे करूंगा टाइम, मतलब फिर ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ अनिल जी। बिल्कुल आपका पॉइंट भी अपनी जगह सही, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा सचिन जी ने मुझे भेजा है जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने का। तो ये निफ्टी की परफॉर्मेंस का कुछ डेटा भेजा है। सचिन जी आप ही बताएं सर, इसे कैसे पढ़ा जाए सर? अनिल जी, इनफैक्ट अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो जनवरी के जो रिटर्न्स रहे वो काफी स्क्यूड रहे। एंड 2018 में ही एक काफी बड़ी मूव आई थी, उसके पहले कोई ऐसे बड़ी मूव आई नहीं थी। पर जनवरी में जनरली एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या दबाव का माहौल रहता है। तो पिछले 5 साल का अगर हम डेटा देखें तो लगभग एक नेगेटिव स्कोर आया है सीजनैलिटी चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है जो फिलहाल जो ट्रेंड चल रही है वो थोड़ी सी और भी एक्सटेंड हो सकती है, बट नेट यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग की संभावनाएं बहुत कम लग रही है। बात तो सही। और इसीलिए इस बार जनवरी सीरीज की शुरुआत में जब हम पिछले शुक्रवार को बात कर रहे थे दीप, मैंने ये कहा था कि इस सीरीज को प्रेडिक्ट करने की मैं कोशिश नहीं करना चाहता, क्योंकि जनवरी की सीरीज में समझ में नहीं आता कि किस तरह के सीरीज में 10 में से 6 बार नेगेटिव रिटर्न है, पिछले 10 साल में से 4 बार पॉजिटिव रिटर्न है, और रिटर्न की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि कब वो पॉजिटिव देगा कब नेगेटिव देगा। इसलिए जनवरी सीरीज को बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट करने की कोशिश हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि जनवरी सीरीज के सेकंड हाफ में बजट आप डिस्काउंट करना शुरू करते हैं। बजट में ये आएगा वो आएगा, और इस बार बजट की सबसे बड़ी थीम जो बन रही है वो मैं आपको बता दूं। इस बार बजट की सबसे बड़ी थीम बन रही है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर। अगर आप बाजार में किसी से भी ऑफ एयर कैमरे के सामने नहीं अलग से हटकर चर्चा करेंगे तो हर आदमी एक ही चीज़ बोलेगा, अरे यार कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा ना दे, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई छेड़छाड़ न कर दे। तो इस वक्त बाजार का सबसे बड़ा डर बजट को लेकर ये बन रहा है कि कुछ खराब ना हो जाए टैक्स को लेकर। अब यही बाजार की आदत है, ये एक नेगेटिव हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद जब बजट आएगा उस दिन अगर कुछ नहीं होगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, वाह नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। लेकिन उससे पहले हल्का उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, मूड है, माहौल है, लोग सोच सकते हैं, सोचने के ऊपर किसी की कोई पाबंदी है नहीं। तो इस बार की थीम ये चल रही है, मैंने सोचा आपको बताऊं जी। चलिए रखेंगे फोकस। ऑफ कोर्स हमने भी इस वहाँ पर आपको कवरेज दी है, देखते हैं इस बार अगर कुछ बदलाव होते हैं या नहीं। बट तब तक स्टॉक्स पर हमारी नज़र बनी हुई है और डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है। न्यू ईयर के बाद की काफ़ी सारी थीम है। अभी हमने स्विगी और जोमेटो की किस तरह की बिक्री हुई है, किस तरह के ऑर्डर्स उन्हें मिले हैं, ये बताया। बट दिसंबर का महीना जहाँ पर हम देख रहे थे इतनी सारी कंप्लेंट्स थी एयर ट्रैफिक को लेकर, एयरपोर्ट्स पर कंजेशन को लेकर, उसका भी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आया है। घरेलू उड़ानों के यात्रियों में रिकॉर्ड आपने ग्रोथ देखी। आइए एक बार जरा समझें इन आंकड़ों को। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल,
कितने लोगों ने उड़ान भरी है दिसंबर में? बिल्कुल दीप, तो रिकॉर्ड लेवल जैसे कि आपने कहा, ये तो डेफिनेटली आंकड़ा होना ही था। जिस तरह से कंजेशन के डेटा पॉइंट्स आते हुए दिख रहे थे और जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी कहीं ना कहीं सरकार की, उससे कहीं ना कहीं ये लग भी रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको एयरपोर्ट्स पर होता हुआ दिखा है। और इसका आंकड़ा आपके सामने अब मैं रखता हूँ, ऑलमोस्ट 1.29 करोड़ दिसंबर महीने में यात्रियों ने ट्रैवल किया है। तो 1.29 करोड़ अपने आप में काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, इनफैक्ट रिकॉर्ड आंकड़ा है। और इसके पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो नवंबर महीने का आंकड़े थे वहाँ पर करीबन 1.16 करोड़ का ये फिगर था। तो यानी कि मंथ ऑन मंथ आधार पर ही दिसंबर महीने में 11% से ज़्यादा की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पर जो रिकॉर्ड आंकड़े हुए हैं, इसके साथ साथ नंबर ऑफ फ्लाइट्स टेकन वो भी बता देता हूँ। करीबन 2800 फ्लाइट्स यहाँ पर उड़ती हुई दिखी थी और पैसेंजर लोड फैक्टर जो कि आमतौर पर 75-76% पर रहता है, 80% पर पैसेंजर लोड फैक्टर हमें दिसंबर महीने में होता हुआ दिखा। इनफैक्ट जनवरी 2023 में ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि 1.25 करोड़ यात्री यहाँ पर भी ट्रैवल करते हुए दिखेंगे। एंड डेफिनेटली आप देखिए, आमतौर पर हम देखते ही हैं कि ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन रहता है तो अक्टूबर से दिसंबर महीने का जो पीरियड है वो काफ़ी हैवी ट्रैफिक वाला होता है। पर इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ आपको आंकड़े आते हुए दिखे हैं। यही नहीं, हवाई किराया भी आप देखिए पिछले साल के मुकाबले इस बारी दिसंबर में ये किराया 30 से 40% तक बढ़ता हुआ दिखा। तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड कितनी ज़्यादा हैवी थी पिछले दिसंबर महीने के मुकाबले। इनफैक्ट आप यहाँ पर जो तेज़ी के बड़े कारण हैं खासकर हवाई किराए में, उसमें डेफिनेटली एक तो क्षमता रिलेटिवली थोड़ी कम थी, डिमांड उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। और साथ साथ जितने भी एयरलाइंस थी उनके भी जो विमान हैं, ओवरऑल उनकी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिलीवरी में भी देरी हो रही थी। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब यही है कि जो फ्लाइट्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं वो ज़्यादा उड़नी चाहिए थी, उसके कंपैरिजन में कम उड़ती हुई दिखी। एंड इसी वजह से जो किराया है 30 से 40% तक बढ़ता हुआ दिखा। तो एयर फेयर बढ़े और रिकॉर्ड स्तरों पर आपको यात्री ट्रैवल किए दिसंबर महीने में। और अभी आप कह रहे हैं कि सप्लाई एयरलाइंस की तरफ से कम है, और सप्लाई हो सकता है। हाँ, और सप्लाई हो सकती है क्योंकि काफ़ी एयरलाइंस ने नए ऑर्डर्स भी दिए हैं तो उनकी डिलीवरीज भी आनी है। एंड अकॉर्डिंगली फिर जो शेड्यूलिंग है अलग अलग रूट्स पे जहाँ पर भी ये फिक्सेशन होंगी, उसके बाद देखना होगा कि किराया कितना रिलेटिवली थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ दिखता है। और जनवरी में भी उतना ही ट्रैफिक होने वाला है 1.25। तो इसेंशियली नवंबर और अक्टूबर में भी जो आंकड़े हुए थे उसको भी बीट करते हुए नजर आएंगे। ओके, तो दिसंबर का महीना तो शानदार रहा एयरलाइंस के लिए और जनवरी में भी आप उतनी ही पैसेंजर ट्रैफिक देखने वाले हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर्स की हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड स्तरों पर आप एयर ट्रैफिक इस समय बनते हुए देख रहे हैं। हालांकि आज इंटरग्लोब एविएशन की हालत कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बाकी बाजार के साथ ये भी थोड़ा कमज़ोर है। 2000 के एग्जैक्ट लेवल पर आपको इंटरग्लोब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। किरण जी, एक बार जरा इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट देखें सर। देखिए, इंडिगो का चार्ट देखते हैं तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बनते नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि इधर कुछ बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं करते जब तक हम 2050-2100 के लेवल्स निकाल देते हैं। अगर ये लेवल्स निकल जाते हैं तो फिर मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है जो कि 2280-2300 तक ले जा सकती है। पर 2250, 2100 ये एक बहुत बड़ा कंजेशन जोन है, ये निकलना बहुत मुश्किल है, पर निकलेगा तो बहुत अच्छी तेजी बनेगी। तो ये है आप इंटरग्लोब एविएशन जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इस काउंटर पर नहीं बन रहा है, आज कमजोरी वाला बना हुआ है, बट खबर एयरलाइंस के लिए अच्छी रही है। मेटल्स में भारी गिरावट है, वेदांता की हम बात कर रहे थे, बट सुबह से कमजोरी दिखा रहे हैं हिंडाल्को, JSW स्टील, NMDC पर सुमित जी की शॉर्ट कॉल भी आई थी। एक बार हिंडाल्को के चार्ट पर नितिन जी की भी राय लेनी है। नितिन जी, कमजोरी काफी है, 460 के लेवल पर है हिंडाल्को। जरा बताएं सर, यहाँ से क्या व्यू बनता है और अगले लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे? हिंडाल्को में और वीकनेस आनी चाहिए और मोस्ट लाइकली 450-445 आनी चाहिए। जो परसों एक ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट है, उसके बाद आज सेलिंग हो रही है, तो ये मोस्ट लाइकली 450-445 तक टारगेट बनते हैं। तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शंस भी लेके चल सकते हैं। 450 की पुट ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि उसका रेट मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट उसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। 450 की पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 450 की पुट ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। ये है आपके लिए हिंडाल्को जिस पर रखें नजर। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। तो अपडेट है, कल हेवेल्स में बाय का व्यू दिया था और बोला था कि ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसके अंदर टारगेट हिट हुआ है। मतलब मार्केट गिरते हुए मार्केट में हेवेल्स में तेजी देखने को मिली है। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले एक्सपायरी का ऑप्शन दिया था,
उसके अंदर निफ्टी अभी डेज 2 लगा है, तो एक्सपायरी का जो ऑप्शन दिया था 18,050 का ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, 4-5 रुपया ही बचा है, जस्ट अभी 70 के आसपास का हाई लगा है। तो ये तो थे 2 अपडेट। और अब जो है वो सेल कॉल ही मेरे रडार पे आया है और स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 316 रुपया 50 पैसा फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। अब इंडियन होटल यहां से गिरना चाहिए। इंडियन होटल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इंडियन होटल में डेली चार्ट के अंदर लास्ट 2 दिनों के लो तो ब्रेक हो ही रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि इंडियन होटल में यहां से 1-2 दिनों के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सीएमबी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 321 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, यानी 4-5 रुपए का ऊपर का सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के इंडियन होटल को यहाँ पे बेचना है। जैसे निफ्टी में और गिरावट आएगा तो ये सब स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे में जो टारगेट मेरे को चार्ट्स के हिसाब से लग रहे हैं इंडियन होटल के अंदर, पहला टारगेट बनेगा 310 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 305 रुपए का। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन होटल्स को यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करे, 321 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 310 रुपए से लेके 305 रुपए तक के लेवल इंडियन होटल में देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। इंडियन होटल का 310 वाला पुट 6.25 रुपए 6.40 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 4.40 रुपए इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 9 रुपए से लेके 12 रुपए तक के टारगेट 310 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स में 310 305 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें इंडियन होटल, बिकवाली करें इंडियन होटल्स, ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। तो कोई भी एक एरिया नहीं है बाजार का जो सुमित जी के रेडार से अब दूर हो। बैंक्स में उन्होंने सेलिंग करी है, मेटल्स में सेलिंग करी है, अब इंडियन होटल्स भी उनके रेडार पर आ रहा है। आज डेल्टा कॉप भी कमजोर दिख रहा है, करीब 1.5% नीचे है। बाजार के रोटेशन के साथ ये सारे काउंटर्स भी वीक आपको बनते हुए दिख रहे हैं। पीएफसी जो 2-3 दिनों से अच्छी मूव दिखा रहा था, पीएफसी आरईसी दोनों में ही 2-3 दिनों से अच्छी मूव दिख रही थी, वहां पर भी आपको आज एक वीकनेस आती हुई दिख रही है, फिलहाल 1.5% नीचे। बट एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है गुजरात गैस पर। अभी जरा चार्ट पर और वीकनेस बनी है, जरा गुजरात गैस का चार्ट पुल अप करते हैं। एक शार्प फॉल इस पर अभी पिछले कुछ मिनटों में आपने बनते हुए दिखा है। सचिन जी, गुजरात गैस जरा देखें सर, अभी जो गिरावट आई है। दीपांशु, यहाँ पर एक क्लियरली साइडवेज ट्रेंड से नेगेटिव ट्रेंड में स्टॉक स्लिप हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो एक क्लासिक बेरिश पेनिन फॉर्मेशन ट्रिगर हो चुका है, जिसके लगभग टारगेट अराउंड 445 450 के आसपास प्लेस्ड है। सो किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें से निकलने की सलाह होगी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर पुल बैक मिल जाता है तो 480 तक हम बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 492 का आपको लगाना है पोजिशनली, एंड 450 445 ये जो पैटर्न टारगेट है उसके आसपास पोजीशन को रिव्यू करना है। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात गैस जहां पर रखनी है नजर। बट जी लेटर का एक स्टॉक है गुजरात गैस में, तो ब्रेकडाउन आ रहा है। जी लेटर का एक स्टॉक है जो सुबह से पॉजिटिव है, अभी थोड़ी देर पहले फ्रेश खरीदारी भी इसमें आपको आती हुई दिखी थी और सुबह हमने देखा था मुदित जी की तरफ से बाय कॉल भी आई थी, और ये है GNFC। जरा इस काउंटर को पुल अप करते हैं, करीब 2% ऊपर इस समय दिख रहा है, अपने डेज हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए स्पेसिफिकली, वैसे तो एग्रो केमिकल थीम एक्शन में है ही, बट GNFC के लिए क्या कुछ खबरें या फायदे वाली खबरें आ रही हैं। अरमान बताइए क्या चल रहा है इस काउंटर में। जी, बेसिकली जैसा कि आपने कहा एग्रोकेमिकल थीम तो है ही सही, उसी के साथ साथ हमेशा की तरह अगर आप देखेंगे TDI जो कंपनी का एक मुख्य प्रोडक्ट है और जिसकी ये भारत में एकमात्र जो है उत्पादक है, उसके अगर आप भाव देखेंगे तो चीन में उसके भाव लगभग 15% के आसपास जो है पिछले 1 महीने में बढ़ चुके हैं। अब TDI के साथ तो हो ही सही, उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे यहाँ पर इसमें फॉर्मिक एसिड जो भी कंपनी का एक बहुत प्रोडक्ट है और ये हमारे देश एसिड की एक सबसे बड़ी जो है उत्पादक है, वहां पर भी भाव लगातार सस्टेन्ड है। और एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि चीन में जो कोविड में पहले जो लॉकडाउन्स लगे थे उसके चलते जो इसका शिपमेंट है, ग्लोबली जो इनका शिपमेंट है चीन से, वो 1 से 2 महीने का डिले चल रहा है। इस कारण भी भाव को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और ये दोनों भाव तो अच्छे सस्टेन्ड है और लगातार बढ़ ही रहे हैं। पर इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे FIIs जो हैं उनका भी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है। जो दिसंबर 2020 में जिनके FIIs की हिस्सेदारी 8.6% थी, वो बढ़कर दिसंबर 2021 में 17.3% हो गई और अगर सितंबर 2022 की बात करेंगे तो वहां पर इनकी हिस्सेदारी 22.4% हो गई। तो इन दो जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बढ़िया भाव और FIIs का लगातार स्टेक बढ़ाना, ये इसमें फोकस में चल रहा है। GNFC लगातार एक्शन में सर, बड़ा फायदा होगा GNFC को। दोनों चीजों का फायदा, एक तो FIIs का इंटरेस्ट तो इसी वजह से आता हुआ दिख रहा है क्योंकि प्राइसेस और फंडामेंटल वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं और वैसे भी जिस तरह से TDI के दाम घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो TDI का एकमात्र जो मैन्युफैक्चरर, एकमात्र मोनोपोली ही है बेसिकली, इनके अलावा और कोई बनाता ही नहीं है इंडिया में।
आई थिंक वो सीधा सीधा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत जोर से जुड़ता है। लेकिन आप क्या गजब की एफआईज की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो सरकारी कंपनियों में एफआईज इतनी हिस्सेदारी बढ़ाए 8.5 से 22.5% आना मजाक नहीं है, बस बहुत बड़ी बात है। तो ये और स्टॉक इसी वजह से आप लगातार एक्शन में, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में इसी वजह से फर्टिलाइजर शेयर है भी। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है दीप, वो गैस के दाम कम होना, जो नेचुरल गैस के दाम आधे रहेंगे उसका भी बेनिफिट आएगा। अभी तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए, ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तिमाही दर तिमाही, तो इसका भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा भी। तो जीएनएफसी बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि एक मजबूत शेयर है ही रहेगा। आइए जरा इसके चार्ट पर किरण जी से राय ली जाए। किरण जी, जीएनएफसी 581 582 के आसपास बताएं सर। अनिल जी, जीएनएफसी का चार्ट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एक अच्छी पुलबैक देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि एक करंट रैली में कम से कम अगले 3-4 दिनों में 600 के लेवल्स टेस्ट होने चाहिए। वहां पे एक ऑप्शन बैरियर है ये, और टेक्निकली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 600 के लेवल्स तक जा सकते हैं, पर उधर एक बार रिव्यू लेना चाहिए। 600 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली टिकता है तो मेरा मानना है कि 630 के लेवल्स भी देखने को मिल जाने चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, 560 का स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। जीएनएफसी यहां पर आपको रखनी है नजर। बाय द वे, जो हमारे सूत्र आपको दोपहर में बता रहे थे वो कंफर्म हो गया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है। पिछले बजट में इसका अनाउंसमेंट भी हुआ था, वहां से हम देख रहे हैं सरकार लगातार इसके डेवलपमेंट के लिए कई स्टेक होल्डर से बात कर रही है। बट जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, इस पॉलिसी को सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। ये आपके लिए अभी अभी खबर आ रही है। आज सुबह भी आपने खबर देखी होगी, 8 ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर हाइड्रोजन पर चढ़ेंगी। इसके साथ एनटीपीसी ने भी एक पायलट प्रोजेक्ट किया है। बाकी पावर कंपनीज भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। हमने थर्मैक्स के मैनेजमेंट से बात करी थी, वो भी इसको काफ़ी एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। कमिंस से भी बात हुई थी, वहाँ पर भी ये चल रहा है। तो नई बात चल रही है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, और कई सारी कंपनीज इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी रही हैं। एक बार एनटीपीसी का जरा चार्ट भी देख लें, क्योंकि आज सुबह जब बात चल रही थी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तब एनटीपीसी भी रेडार में आया ही था। थोड़ा सुस्त है आज। थर्मैक्स पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। ये भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है। बाकी कंपनीज भी ऑफ कोर्स इस पर अपना ध्यान दे रही हैं। तो इस स्पेस पर रखनी है आपको नज़र। कैबिनेट सरकार की तरफ से यहाँ पर आपको मंजूरी मिल चुकी है। एक बार थर्मैक्स के चार्ट पर राय ले लें, काफ़ी टाइम से बात भी नहीं करी है इस पर। बंसी जी जरा देखिए 1950 का लेवल थर्मैक्स। जो थर्मैक्स का चार्ट देखें तो चार्ट इसका पॉजिटिव है। टेक्निकली अगर हम देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न में मूव कर रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें, और 1975 के ऊपर निकलेगा, 1975 के ऊपर जब निकलेगा तब बड़े चार्ज पर एक बड़ा रिवर्सल, एक बड़ा पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है बने रहे, और 1975 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय होगी। तो ये है आपके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का ये प्लान आपके सामने आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस पर रखिए नज़र। एमटार टेक्नोलॉजीज़ भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इनके जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑलरेडी ये कुछ ऐसा कामकाज करते हैं। एमटार पर आप थोड़ा एक्शन भी इस समय अब बनते हुए देख रहे हैं। तो कुछ स्पेसेस हैं जो आपके रेडार पर रहनी चाहिए इस खबर के दम पर। ऑफकोर्स आगे जाके लंबा डेवलपमेंट स्टेज है, बट अपॉर्चुनिटी अब यहीं से आपको बनती हुई दिखेगी जो सरकार से मंजूरी मिली है। एमटार टेक, एक बार इसके चार्ट पर भी राय डालते हैं सुमित जी के साथ। सुमित जी देखें सर, 1615 1618 का लेवल एमटार टेक्नोलॉजीज। दीपांशु, स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेक होना जरूरी है। 1630 के आसपास का स्टॉक में एमटार में रेजिस्टेंस है। 1630 का लेवल ब्रेक होता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो फिर एमटार के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। फिर ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 1675 रुपए से लेके 1700 रुपए तक के बन सकते हैं। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है 1600-1595 है। तो अगर 1600 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक ये पोजीशंस होल्ड करें। 1630 के ऊपर इसमें फ्रेश खरीदारी करें। 1675 1675 और 1700 तक के लेवल फिर आने वाले दिनों में एमटार में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। ओके, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके आप चल सकते हैं। बाय द वे, बीएचईएल भी इसके रेडार पर आएगा, क्योंकि जो पावर कंपनीज के लिए उपकरण बनाने का काम होता है उसमें तो बीएचईएल एक लीडर भी है। आज सुस्त बैठा हुआ है, बट अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर भी बनेगी। तो पावर एंसिलरीज यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा एक्शन बनते हुए देख सकता है। किरण जी, एक बार बीएचईएल का चार्ट देखेंगे सर, 80 से थोड़ा नीचे आज।
मेरा मानना है न्यूट्रल पैटर्न है अभी चार्ट पे और थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है, एक्सट्रीमली न्यूट्रल काइंड ऑफ पैटर्न है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 75 होना चाहिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, और फ्रेश पोजीशंस बनाने तो 85 के ऊपर ही बनाने की सलाह होगी। 85 के ऊपर फ्रेश पोजीशन बनाए, ये है आपके लिए राय। बट कुछ कुछ कंपनीज हैं जो ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की बात की जा रही है, डायरेक्ट फायदा इन्हें होते हुए दिख सकता है। ओके, यहाँ पर रखनी है आपको नज़र एक दो और काउंटर्स जहाँ पर आपको मूव अब बनती हुई दिख रही है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स आज सुबह मूव में भी आया था, इस पर कुछ खबर भी है डील को लेकर, एक्विजिशन को लेकर। यहाँ पर आपको मूव आ रही है। न्यू इंडिया और जीआईसी, ये दोनों काउंटर्स आपको मूव कर रहे हैं। सिमी जी की कॉल थी न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आज सुबह, और इस काउंटर पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं इस पर। सचिन जी जरा राय दें सर, न्यू इंडिया एश्योरेंस 2-3 दिनों से ये स्पेस काफी बजिंग है। दीपांशु, मुझे ओके, द न्यू इंडिया एश्योरेंस 137 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड तो काफी वेल एस्टैब्लिश है ऑन द पॉजिटिव साइड, एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है। एंड स्ट्रक्चरली अगर देखें तो हर्डल्स मुझे लग रहा है 160-165 के पहले कोई मेजर नहीं है। सो अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी 122 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी, इन दोनों काउंटर्स पर बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। चलिए इस पर रखेंगे नजर, मूव करते हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स एज अ थीम बेसिकली आपके रेडार पर रहने चाहिए, अच्छी मूव यहाँ पर आपको आती हुई दिखेगी। जोमेटो 2 दिन से काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है, आज भी आपको कमजोरी दिखा रहा है। बाजार ने भरोसा रखा था कि शायद जो न्यू ईयर के आंकड़े हैं उसके बाद से स्टॉक में थोड़ी तेजी आए, बट जो सीटीओ की एग्जिट रही है, को फाउंडर और सीटीओ, वहाँ से आप इस पर और दबाव बनते हुए देख रहे हैं। जोमेटो फिलहाल संभलने के मूड में नहीं है। कुणाल जी, और कितना नीचे जा सकता है? यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स किधर आते हैं जोमेटो के लिए? आज 4% और नीचे है। देखिए, काफ़ी अरसे से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें बीच बीच में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि लगता है कि अब इसके लिए बेस बन चुका है, लेकिन फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। मुझे एक बड़ा सपोर्ट 50 रुपए के आसपास नजर आता है। अभी भाव 56 का है, तो और 5-7 रुपए की गिरावट मुमकिन है। 50 रुपए मुझे लगता है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और बहुत मुमकिन है कि 50 से लेकर के 48 के बीच में ये स्टॉक स्टेबलाइज हो जाए और उन स्तरों पर कुछ समय बिताने के बाद दोबारा इसमें एक मूव बने। तो जिन्होंने नहीं खरीदा है, खरीदने के लिए का विचार बना रहे हैं, वो नीचे के लेवल्स पर खरीदने के बारे में सोचें। फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय है। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक जो बड़ा तेजी से भागा है वो है HP एडेसिव्स। ये स्टॉक लाइए रेडार पर, 9% अभी ऊपर है, 416 रुपए के आसपास, और अभी अभी एकदम तेजी से भागा है। 400 के नीचे 365 का लो है। ग्रीन हाइड्रोजन से कोई लेना देना है क्या इसका? नॉट श्योर सर, चेक करना पड़ेगा। HP एडेसिव निकालते हैं, ऐसा क्या कोई कारोबार है जिससे रिलेटेड? क्योंकि अभी तो खबर यही है ये, जिसके बाद कुछ कुछ स्टॉक सेक्शन में आए, तो जरा देखते हैं। लेकिन ये स्टॉक काफी मजबूती से दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। एक बार इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। सचिन जी जरा HP एडेसिव चार्ट देखिए जरा। अनुज जी, यहाँ पर मंथली स्केल पे अगर हम देखें तो काफी समय से इसने 380 के आसपास का जो सपोर्ट है उसे अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया है। एंड ऑन द हायर साइड 460 से 480 के रेंज में थोड़ा सा थक जाता है। तो फिलहाल जिस तरीके से इसने एक रफ्तार बनाई है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 380 का ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही फर्स्ट रेजिस्टेंस है 460 के आसपास पहुंच जाता है, तो वहां पर रिव्यू करने की सलाह होगी। फिलहाल तो एक काफी बड़े कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक लॉक्ड इन है, बट 380 का बेस इसने अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया है, तो वहीं से ये रिवर्सल बना है। तो फिलहाल जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो बने रख सकते हैं 460 के लक्ष्य के लिए। 460 के लक्ष्य के लिए HP एडेसिव्स, इस पर रखिए नजर, मूव आपको आती हुई दिख सकती है इस काउंटर पर। आइए एक और स्टॉक जो फोकस में है, सुबह हम आपको इसके बारे में बता ही रहे थे। सबसे पहले आपने जी बिजनेस पर ही सुना था जो डेवलपमेंट हुई है टाटा पावर को लेकर। अब थोड़ी और डिटेल्स आ गई हैं। 130 पेज का जो CERC का ऑर्डर था, वहां से थोड़ी और समझ लेकर वरुण हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या ये ऑर्डर आया है, और इस ऑर्डर के बाद टाटा पावर के लिए किस तरह से इम्पैक्ट को समझना है। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर पे होगा और किसी कंपनी पे नहीं होगा। अब हुआ क्या था, आपको याद होगा कि मई 2021 में सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इमरजेंसी क्लॉज जो था, उसके तहत जितनी भी कंपनियां थी जो कि इंपोर्टेड कोल यूज करती थी, उनको कहा था कि अगर आपके पास अतिरिक्त कैपेसिटी है तो आपको उसमें जनरेशन करना पड़ेगा।
और टाटा पावर ने ऐसे ही किया, उन्होंने अपना जनरेशन जो है वो शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि इंपोर्टेड कोल था तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और इसके लिए टाटा पावर ने सीआरसी में याचिका दायर की थी कि हमें कंपेंसेशन दिया जाए और इसी पे सीआरसी का आज ऑर्डर आया है। सीआरसी के ऑर्डर में ये लिखा है कि जो लॉसेस आपको हुए थे जब आपने इस पावर को जनरेट किया था उस लॉसेस की भरपाई होगी और जो इंपोर्टेड कोयला है उसका पास थ्रू जो है वो आपको मिलेगा, साथ ही साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके साथ आपको जो पास थ्रू है वो मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो पिछले साल FY22 में मुंद्रा पावर प्लांट जो है उसके लॉसेस करीब 16 से 2000 करोड़ के आसपास के थे, तो उसकी भरपाई जो है अब टाटा पावर को पूरी तरह से मिलेगी। सीआरसी का ये ऑर्डर है। दूसरा, जो मार्जिन की बात की जा रही थी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है इन कंपनियों को शेयर करना पड़ेगा, दरअसल उसमें एक पैच है। अगर आप देखेंगे तो बिना पीपीए वाले जो प्रोजेक्ट्स है उनकी सप्लाई अगर आप पावर सप्लाई करते हैं बेसिकली एक्सचेंजेस के थ्रू, तो आपको पीपीए वाली कंपनी जो है उनको यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो करना पड़ेगा। अब कंपनी जो है ऑलरेडी अपनी जो माइनिंग प्रॉफिट है उसको 100% के आसपास का जो प्रोविजन है वो करती है, लेकिन इस ऑर्डर के तहत अगर आप देखेंगे तो करीब 30% के आसपास का ही माइनिंग प्रॉफिट जो है वो शेयर करना पड़ेगा, यानी कि 70% अतिरिक्त जो आप करते थे वो आपको दरअसल रिवर्सल मिलेगा। और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था उसके चलते इस माइनिंग प्रॉफिट के नियम में चेंजेस के चलते इस कंपनी को करीब 500 से 800 करोड़ के आसपास का जो रिटर्न है वो मिल सकता है। तो एक तो ये कि माइनिंग प्रॉफिट जो है उसमें कंपनी को फायदा होगा और दूसरा जो सीआरसी का ऑर्डर आया है उसके ऊपर टैरिफ में, आपको याद होगा टैरिफ पे भी जो सीलिंग है वो लगाई गई थी, तो सीआरसी का ऑर्डर ये भी कहता है कि जो सीलिंग लगाई गई थी सरकार की तरफ से या पावर मिनिस्ट्री की तरफ से वो टेम्पररी थी और वो परमानेंट नहीं थी, यानी कि अब टैरिफ जो है वो भी बढ़ेंगे। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो 3-4 ऐसी चीजें निकल के आई है सीआरसी के ऑर्डर में जो दरअसल टाटा पावर को काफी फायदा पहुंचा सकती है। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये फायदा जो है शायद सिर्फ टाटा पावर को मिलेगा, बाकी किसी पावर कंपनी को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर वो सीआरसी में जाती है तो दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन इस ऑर्डर का फायदा टाटा पावर को मिलेगा। तो जो बात चल रही थी प्रॉफिट शेयरिंग की और उससे खराब इम्पैक्ट आ सकता है वो एक्चुअली शायद लोगों ने उसको मिसरीड कर लिया। वो जो पहले से 100% करते थे अब वो आपको 30% करना होगा, तो कम करना होगा तो 500-800 करोड़ तो आपको मिल जाएंगे उससे। इंटरेस्टिंग है। तो ये है आपके लिए, कोशिश कर रहे हैं हम टाटा पावर के मैनेजमेंट से बातचीत करने की। अगर सिन्हा साहब मिले तो हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे, समझाएंगे कि एग्जैक्टली क्या कुछ बदलने वाला है टाटा पावर के लिए। आइए इस बीच बढ़ते आगे और एक बिगुल की फरमाइश आई है किरण जी की तरफ से। किरण जी बताएं सर, क्या बेचना चाहते हैं अब? बिल्कुल अनिल जी, बेचना ही है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एशियन पेंट्स ने तोड़ा है, तो एशियन पेंट्स को बेचने की सलाह है। 3020 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 3044 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 2950 के टारगेट्स आपको कल देखने को मिलेंगे। 2960, 2950 ये टारगेट्स रहेंगे कल के लिए। कल के लिए ये टारगेट है आपके लिए। एशियन पेंट्स में बिकवाली करने की राय आती हुई दिख रही है। अब एक के बाद एक शॉर्ट कॉल आ रहे हैं। 3044 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 2960 और 2950 के टारगेट लिए 3-20 की स्ट्रेटेजी कर ली जाएगी। आइए सर, बिल्कुल अनिल जी के लिए। हमारे बाजार तो अनिल जी उतार चढ़ाव हैं, बट दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं, 0.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। यूरोप के बाजारों में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है सर। 1 से 1.5% की तेजी, 1.25% ऊपर आप कह सकते हैं। कच्चा तेल जो $82 का था अब $80 पर आ गया, तो वहां से भी कोई परेशानी नहीं चल रही है। रुपया भी स्टेबल है। तो सिर्फ हमारे बाजार थोड़े सुस्त हैं, बाकी सारे संकेत तो अच्छे ही हैं। क्या करना है? तो दीप, दो चीजें हो सकती है। या तो हमें देख के आज अमेरिकी बाजार भी खराब हो जाए, या फिर हम बिना वजह के गिरे हैं जो कल रिकवर हो जाए। दो में से एक ही चीज हो सकती है, राइट? तो अभी आप किस चीज पे ज्यादा भरोसा करेंगे? अभी आप उस पर भरोसा करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और 6 दिनों के बाद आप 18,100 के नीचे बंद हो रहे हैं। तो पहली चीज तो ये करनी कि आपको डिसिप्लिन के तौर पर निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपको कम कर लेनी चाहिए। जो आपने 1 आध दिन 2 दिन के लिए खरीदी है वो आपको कम कर लेनी चाहिए, ये बहुत क्लियर है। और अगर वो नहीं करना चाहते तो आप 18,000 या 17,800 इन दोनों में से एक कोई भी पुट ऑप्शन लेकर अपने आप को हेज रखें। 2 में से एक काम जरूर करें। अगर आप एक दिन का और चांस लेना चाहते हैं कि आज फेड की मीटिंग है, मीटिंग के मिनट्स हैं, डाउ फीचर्स ठीक है,
सिर्फ हमारे बाजार ज़्यादा खराब हुए, बाकी कुछ नहीं, तो मैं तो एक दिन और देखूंगा। कई बार होता है ना कि फॉल्स ब्रेकआउट दिन के दौरान भी आता है, फॉल्स ब्रेकडाउन क्लोजिंग बेसिस पे एक आध दिन के लिए आने की कोशिश होती है। तो अगर आप एक आध दिन इंतजार करना चाहते हैं, अगर इंतजार करें तो एक ही कंडीशन पर करें कि आपकी हेजिंग जरूर होनी चाहिए, और वो हेजिंग 18,000 की पुट से ही होनी चाहिए, ज़्यादा नीचे का नहीं लेना 17,800 का, क्योंकि क्या है कि टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, फिर भी आप चांस लेना चाहते हैं तो फिर एट द मनी वाला पुट, ताकि फ्रेश आपके लिए कमजोरी वाला मामला न बने। ये राय आपके लिए निफ्टी की हो गई है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 42,800 के नीचे बंद नहीं हो रहा है, या अभी भी रिस्क उतनी नहीं है जितनी निफ्टी में है। अब आप चाहें तो 42,800 का पुट खरीद कर अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। इस हेजिंग के साथ आप उतरें, सिंपल सा फॉर्मूला ये है। फ्रेश खरीदारी करने की राय है नहीं, फ्रेश बिकवाली करने की राय कल के लिए देखी जाएगी। तो नई पोजीशन न बनाएं, लॉन्ग पोजीशन है तो इसे हेज करें, शॉर्ट है तो आपको चिंता की कोई खास बात तो है नहीं। 18,200 का कॉल अगर आप लेना चाहें तो ले लें, 42,500 का कॉल आप लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो ठीक है, सिंपल। ठीक है सर, तो हेज करके रख लें, थोड़ा हल्के रहें, परेशानी वाली बात नहीं है। लेवल्स आपको थोड़े दिख रहे हैं, बट एक दिन और इंतजार करेंगे और फिर आप उस हिसाब से अपना नजरिया चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, कल 18,200 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आज आप देख रहे हैं 18,100 के नीचे की क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। 200 पॉइंट नीचे निफ्टी डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। बट अभी टाटा पावर की बात चल रही थी, एक बार आशु सर से टाटा पावर पर राय लेनी। आशु सर, खबर तो जैसे वरुण समझा रहे हैं अच्छी है, बट टाटा पावर काफी समय से प्रेशर में, आपने भी इस स्टॉक के बारे में पहले राय दी है। 208 पर टाटा पावर पर व्यू? पहले दीपांशु मैंने राय नहीं दी है, मैं तो हर महीने इसके बारे में बात करता हूँ कि जो मैक्सिमम नंबर 1 ओवरबॉट स्टॉक है पिछले 6 महीने का, जो हर बार चार्ट्स पे 220, 30, 35, 40 पे ब्रेकआउट देता है और लोएस्ट पे बंद होता है, वही फितरत है। पिछले महीने तो 200 रुपये भी टूट गया था। तो ये ऐसी किसी न्यूज़ के चलते दीपांशु, अगर ये कोई अच्छा इसमें स्पाइक नज़र आता है तो मैं बोलूँगा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कहीं नहीं जा रहा है ये स्टॉक, या तो मैं बहुत ही लंबी अवधि, अब लंबी अवधि करते करते भी दीपांशु अगर आप देखें तो 8 महीने तो हमारे को इसके बारे में बात करते हो गए हर महीने, तो ये लंबी अवधि भी अब 8 साल की बात करनी है तो, या 4 साल की बात करनी है तो मतलब आई एम द रॉन्ग पर्सन। बट मुझे लगता है कि इन स्टॉक से हटके दूसरे स्टॉक्स में देखना चाहिए, तब जाके आपकी रिकवरी हो पाएगी। जैसे मैं सबको बोलता था कि आइडिया के लॉसेस कवर करने के लिए येस बैंक में चले जाओ, पूरे लॉसेस कवर हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि वो एक तो होता है ना कि वो एक कहावत है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी करनी चाहिए। तो मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट में ये बिल्कुल नहीं चलती, घी चेंज कर देना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि घी चेंज नहीं होता। जो टाटा पावर लवर्स हैं, जो आइडिया लवर हैं या टाटा मोटर लवर हैं, वो वहीं से करना चाहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट इशू। तो मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ। अगर ये 220, 25, 30 आता है तो मैं तो मेरे लिए फिर से शॉर्ट कैंडिडेट हो जाएगा ये, या फिर जिनके पास लॉन्ग है उनको निकलना चाहिए। हाईली ओवरबॉट स्टॉक है दीपांशु। ओके, हाईली ओवरबॉट है अभी भी, और टाटा पावर पर रखिए नजर। खबर ठीक आई है, बट देखते हैं कैसा रिएक्शन रहेगा। मैनेजमेंट से भी हम बात करने की कोशिश करें। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सेल का ही स्टॉक है। एक तो अपडेट पहले सुबह फिन निफ्टी दिया था ऑप्शन के अंदर, उसका फुल टारगेट अचीव हो चुके हैं और एकदम डेज लो पे फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अब जिसके लिए बिल्कुल बजा है वो भी सेल कॉल है, और अब आईटी स्टॉक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जो आईटी स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 391 और स्टॉक का नाम है विप्रो। और विप्रो की बारी है, विप्रो यहां से गिरावट दिखाना चाहिए। विप्रो में यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी सुबह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, यहां पे बिकवाली करें। 397 का स्टॉक में ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए विप्रो के अंदर। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 384 का इसका पहला टारगेट बनेगा, और 384 का लेवल भी टूट सकता है। 380 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों के अंदर विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। तो विप्रो में 1-2 दिनों के लिए बिकवाली करें 397 के स्टॉप लॉस से 384 और 380 के टारगेट्स के लिए। एक और सेल कॉल जाते जाते सुमित जी की तरफ से, विप्रो आपके इस रेडार पर रहना चाहिए। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है बाजार का जहां सुमित जी की नजर नहीं गई है। विप्रो पर भी आपके लिए अब सेल कॉल आ रहा है। इंडियन होटल्स आया था, मेटल्स आए हैं, बैंक्स आए हैं, कमजोरी बाजार में दिख रही है। डेज लो पर क्लोज होने के लिए हो जाइए तैयार। आज मेटल्स की ही जम के पिटाई हुई है। टॉप 4 लूजर्स चारों के चारों मेटल स्पेस से थे। जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील, उसमें ओएनजीसी भी डाल दीजिए तो कमोडिटी के पैक में आपने आज भारी करेक्शन दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1.5% नीचे था, वापस 2500 तक फिसल कर आ रहा है। पावर ग्रिड, यहां पर आप कमजोरी देख रहे हैं। विप्रो, इन्फोसिस दोनों ही फिसले हैं। साथ ही आपने कमजोरी आईटीसी में देखी है, एचडीएफसी में देखी है, एसबीआई, एमएनएम, इंडसइंड, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स भी आज गिरा है। सिर्फ 5 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव बंद हो रहे हैं। डिवीज, मारुति, एचडीएफसी लाइफ, रेड्डीज और अल्ट्राटेक।
TCS एकदम सपाट बनता होता है, बाकी सारे निफ्टी स्टॉक्स में आपने आज वीकनेस देखी। वायदा कारोबार यहाँ पर भी ब्रेकडाउन आपको कई सारे स्टॉक्स में दिखा। बलरामपुर चीनी, वेदांता, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ट्रेंट, सेल, RBL बैंक, NMDC, टॉरेंट पावर, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पीरामल एंटरप्राइजेस, कैनरा बैंक, इन्फो एज, PNB, दीपक नाइट्राइट। गुजरात गैस अभी एक ब्रेकडाउन इस पर आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB सुबह से कमजोर हैं। DLF में आपने वीकनेस देखी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आपको गिर रहा था। ओबरॉय रियल्टी में आपने गिरावट देखी है। आरती इंडस्ट्रीज, L&T फाइनेंस, HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही कमजोर थे। IDFC फर्स्ट बैंक, SRFPI इंडस्ट्रीज और साथ ही रेन इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूड, जहां पर सुबह कुछ नेगेटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी। खरीदारी हल्की फुल्की हैवेल्स, GNFC, श्री सीमेंट, HPCL, साथ ही डिवीज लैब, इप्का, मारुति, चंबल, ABB, MCX, एस्ट्रल और HDFC लाइफ, ICICI प्रू सिंजीन में रही है। बाकी सारे स्टॉक्स में आपने वीकनेस ही देखी। तो रुझान काफी खराब था, ब्रेथ बाजार की काफी खराब थी। सेक्टोरली भी कई सारे स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आए हैं। कैश मार्केट, जोमैटो आज कमजोर 4% नीचे। शाम मेटालिक्स में आपने गिरावट देखी। लेमन ट्री यहाँ पर गिरावट रही। गॉडफ्रे फिलिप्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, फिनोलेक्स केबल्स, येस बैंक 3% फिसलता हुआ। अदानी टोटल गैस, कल्पतरू पावर, शीला फोम, एवेन्यू सुपरमार्ट जहां पर अपडेट्स के बाद 3% की पिटाई हुई है, जो सुबह हम कह भी रहते कि फाइन प्रिंट अपडेट्स का अच्छा नहीं लग रहा है। मजगांव डॉक, इजी ट्रिप प्लानर्स, नारायण हृदयालय, जिंदल स्टेनलेस, इसके साथ ही IDBI बैंक, पतंजलि फूड्स और एफिल, यहां पर आपने गिरावट देखी है। खरीदारी प्रिज्म जॉनसन 7.5% ऊपर था। देखते हैं अगर इसमें कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो रहा है यानी। APL अपोलो, कार्बोरेंडम, न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC, ग्राइंडवेल नॉर्टन, कैप्लिन पॉइंट, मिंदा कॉप, होम फर्स्ट फाइनेंस, जमुना ऑटो और साथ ही RVNL, रैलिस इंडिया और SKF इंडिया, यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखी है। आज था डेब्यू एक नई IPO का, रेडिएंट कैश, और पहले दिन 13% भरा तेजी इस पर बन रही है। तो IPO के समय तो बहुत ही ठंडा रिस्पांस था, बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन रहा, बट उसके बाद आपने देखा जबरदस्त तेजी आई और बेस्ट लिस्टिंग इन अ लॉन्ग टाइम अगर किसी स्टॉक की है तो ये है। ऑपोजिट हो रहा है, अच्छे सब्सक्रिप्शन वाले स्टॉक्स नीचे खुलते हैं और खराब सब्सक्रिप्शन वाले स्टॉक्स में देखिए पहले दिन 13% की तेजी देखी। बाजार बंद हो रहे हैं, 18,030 पर प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। अनिल जी, निफ्टी की 200 पॉइंट का एग्जैक्ट कट और 42,950 पर आप बैंक निफ्टी को क्लोज होते हुए देख रहे हैं सर, करीब 450 पॉइंट के कट के साथ। बिल्कुल, तो क्लोजिंग 6 दिनों के लोएस्ट लेवल पर निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी 4 दिनों के लोअर लेवल के नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं फाइनल क्लोजिंग किस तरह की आती है, उस पर रहेगा फोकस। लेकिन उससे पहले एक हम आपको शाम का कार्यक्रम बताएं, उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो आपको हम बताना चाहते हैं और वो है आपके लिए महिलाओं के सम्मान से रिलेटेड और भारतीय सेना के सम्मान से भी रिलेटेड। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन, हमारे नहीं पूरी दुनिया में बिल्कुल सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई पर है, पीक पर है, वो सियाचिन है, जो जहां पर चीन और हिंदुस्तान की सीमा लगती है। वहां पर पहली महिला अफसर कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती हुई है। शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी सैपर्स के अधिकारी है और उनकी पोस्टिंग सियाचिन के कुमार पोस्ट पर की गई। तो वो पहली अधिकारी है जो सियाचिन पर पहुंची है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सहित समेत देश भर से उन्हें इस बात पर बधाइयां मिली। और ये बड़ी बात है, बड़े गौरव की बात है कि एक महिला अधिकारी की पोस्टिंग 15,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर है, लगभग 15,500। राजस्थान और उदयपुर से हैं। अच्छा, अरे वाह। शिवा चौहान जो है वो राजस्थान से हैं और उनकी तैनाती वहाँ पर हुई, तो ये और गर्व की बात है, और ज़्यादा गर्व की बात है। बिल्कुल, शिवाजी को बहुत बहुत बधाई और पूरी नारी शक्ति को भी बधाई। जो देखिए वहाँ पर मतलब आम आदमियों के लिए बड़ी चीज़ है, जाना ही बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर जाकर अगर एक महिला अधिकारी की तैनाती होती है और वो वहाँ पर दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहती, तो ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है और इसके लिए हम उनका सम्मान अभिनंदन करते हैं। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। देख लेते हैं आज क्या कुछ एक्शन होने जा रहा है। सिनेमा हॉल्स अब धड़ल्ले से 300 रुपये में पॉपकॉर्न, 100 रुपये में एक समोसा बेच पाएंगे और 50-75 रुपये में टिकट भी। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में खाने पीने की ज़्यादा से चीज़ों के मनचाहा दाम तय करने का दे दिया है अधिकार और साथ ही ये भी कहा है कि सिनेमाघर मालिक लोगों को अपने साथ खाने पीने का सामान अंदर नहीं ले जाने देंगे, रोक सकते हैं। कंज्यूमर्स के लिए बड़ा झटका है, शाम 6 बजे इसी पर होगी बातचीत। कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने, क्या क्या कहा है कोर्ट ने और क्या कोई बीच का रास्ता भी है। फिल्म मल्टीप्लेक्स वाली, कंज्यूमर्स की जेब खाली। वैसे मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन हो सभी जगह ये लागू होगा, सिर्फ मल्टीप्लेक्स में नहीं। तो ये सारे के सारे आपके आज के टॉपिक हैं जिन पर आपको करना है फोकस। इसके अलावा
आज का और दूसरा जो एक्शन वाला हमारे लिए होगा वो है 2023 की शुरुआत में कई फंड हाउस नए फंड की खास पेशकश कर रहे हैं और बताइए रहे हैं कि आने वाले साल में न्यू फंड ऑफर में ज़्यादातर स्कीम पैसिव या फिर इंडेक्स बेस्ड कैटेगरी में होनी चाहिए। मतलब है कि आने वाले समय में डेट में निवेश करने के लिए आपके ढेरों मौके हैं। तो क्या है एनएफओ की खासियत, किसी नए फंड में निवेश करें यानी कि ये हम आपको बताएंगे शाम 6:26 पर। हमारे साथ होंगे वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी, प्रिडेंस वेल्थ के CEO कीर्तन शाह। इन दोनों से करेंगे मुलाकात 2023 में एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर। झारखंड के गिरिडीह जिले में तीर्थस्थल समेत शिखर जी को लेकर जैन समाज का देश भर में विरोध जारी है। झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला किया है। समेत शिखर जैन समाज के लिए बेहद अहम और पूजनीय है। जैन समाज के लोग इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने के लिए खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इसे अपने धर्म के और आचरण के खिलाफ आचरण मान रहे हैं। आखिर मामला पूरा क्या है, जैन समाज को किस बात का डर है, और विश्लेषण इस बात का करेंगे कि क्या तीर्थ स्थलों को टूरिज्म स्पॉट बनाना जरूरी है, क्या सरकार की ओर से समाज की भावनाओं को दरकिनार करके ऐसे फैसले लेना ठीक है। टूरिज्म का नाम, तीर्थ स्थल का अपमान, ये आज की कवर स्टोरी है। दीप, इस पे दो बात मैं भी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे भी धर्म से जुड़ी हुई है। तो मामला ऐसा है कि ये जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और पूरे देश भर में पिछले कई दिनों से पूरे जैन समाज की तरफ से एकदम शांत और जैन समाज माने ही शांतिपूर्वक आचरण के लिए जाना जाता है। तो इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बेसिकली होता है कि जब आप किसी तीर्थ स्थल को एक पर्यटन स्थल घोषित करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह के होटल्स, एंटरटेनमेंट, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें आती है। ये वो जगह जो पहाड़ी पर हैं, तप, आराधना और आध्यात्म के लिए है। अगर उस जगह में आप होटल्स आ रहे हैं, होटल्स आने का मतलब ये है कि शायद नॉन वेजिटेरियन भी वहाँ पर खाने बनेंगे, जो लीकर वगैरह है उनका भी उपयोग होगा। और जैन धर्म में आमतौर पर आप ये मानते हैं कि इन चीज़ों के आचरण की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि आप किसी तरह का मतलब जैन लोग तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, प्लस लीकर वगैरह। तो जैन समाज का ये कहना है कि आपको पर्यटन स्थल बनाना, देश भर में बहुत सारी जगह हैं, तीर्थ स्थलों को छोड़ दो। और ये सिर्फ उन्हीं का नहीं, किसी का भी तीर्थ स्थल हो, कोई भी अपने धर्म के तीर्थ स्थल पर ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पर पर्यटन स्थल बने। तो इस बात को लेकर आंदोलन है जो पूरे देश भर में चल रहे हैं और अब जिस तरह से लगातार चल रहे हैं, अब सरकार शायद उस पर किसी न किसी तरह से वापस विचार करे। ये जैन समाज की डिमांड है। तो अब मीडिया में भी, सुर्खियों में भी लगातार आ रहा है कि जो विरोध चल रहा है, और ये वो कम्युनिटी है जो संख्या में कम है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 50-75 लाख जैन है पूरे देश भर में। मतलब देश की संख्या का आधा % भी नहीं है, बट कंट्रीब्यूशन। लेकिन जो आंकड़े हैं अनऑफिशियली, वो देश भर का जो टैक्स कलेक्शन है उसका 23-24% जैन समाज की तरफ से आता है। तो देश की निर्माण में जो सहयोग है उसके सामने, संख्या के सामने कहीं ज़्यादा है। जैन समाज चाहता है कि उनके तीर्थस्थलों का सम्मान किया जाए। वही है, एक बात देखते हैं, शायद सरकार इस पर जल्दी फैसला लेती हुई नजर आए। आइए बढ़ते आगे और कुछ और आज की टॉप खबरें जो हैं वो हम आपके सामने रख दें शाम को। आप अगर ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जिसमें आपके लिए हमेशा जॉब के मौके हों, या फिर उसमें स्किल के तलाश में आप हैं जिससे आपको फ्यूचर में जॉब की टेंशन ना हो, तो आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे मंत्र जो आपकी स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, आपको फ्यूचर रेडी करेंगे। तो देखिए ज़रूर फ्यूचर जॉब के 3 मंत्र। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बजाय आप इधर उधर जनरल न्यूज़ चैनल पे आलतू फालतू की खबरें देखें, करें, टाइम वेस्ट करें और दिल में बोझ, दिमाग में तनाव, ये लेकर चलें, इससे बढ़िया है काम की खबरें देखिए रात को 8 बजे इंडिया 360 में। आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई, आपके बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी हुई, और आपके जो दोस्त हैं, आपके नज़दीकी हैं, उनके फ्यूचर से जुड़ी हुई कि फ्यूचर जॉब के 3 मंत्र। इस तरह की बढ़िया स्टोरीज आपको देखने सुनने को मिलेगी। तो यह है आज का विशेष कार्यक्रम। बाजार बंद होने का समय 18,042। ये है आज निफ्टी का लेवल। 190 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की है समाप्ति। 636 अंक नीचे बंद होता हुआ सेंसेक्स 1% के नुकसान के साथ और 466 अंकों का नुकसान रहा निफ्टी में 42,958 के आसपास बंद होते हुए। तो ये है आज का विशेष सेशन जो नुकसान के साथ बंद हुआ है, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के, थोड़ा सा नीचे। देखते हैं कल क्या कुछ होता है। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी,
तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशु सर और सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अदृश्य हो चुके किरण जी का भी धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए, और नितिन जी का भी। कोई बचा तो नहीं, सबका धन्यवाद हो गया। जिनका नहीं हुआ उनका, वो हमारे सारे दर्शक जिन्होंने शो देखा उनका भी धन्यवाद। जो किसी वजह से ना देख पाए उनसे रिक्वेस्ट है, धन्यवाद नहीं, कल जरूर देखें। मतलब ऐसा भी नहीं कि सर, ऐसा तो सबको धन्यवाद देने का, तो जो आए हैं वो बोलेंगे फिर हमारे लिए क्या स्पेशल। तो जिन्होंने देखा उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं देखा उनसे निवेदन है कल फिर से देखें। ओके, मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। कल सुबह